वेलकम टू फ्रंटियर आईएएस ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। हम कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस का पार्ट 1। इसका एक पार्ट 2 ऑफ द वीडियो भी है। चलिए शुरुआत करते हैं एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पार्ट 1 की। General circulation of atmosphere. Wind circulation at the Earth's surface around low and high on many occasions is closely related to the wind circulation at higher level. तो सबसे पहले यहाँ पर क्या कहा गया है? यहाँ पर ये कहा गया कि पृथ्वी की सतह के ऊपर अगर कोई भी विंड मूवमेंट होता है जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की ओर होता है तो डेफिनेटली एसोसिएटेड होता है टू विंड सर्कुलेशन एट हायर लेवल. Generally over low pressure area the air will converge and rise. जहां पर भी कोई लो प्रेशर एरिया होगा वहां पर जो विंड है वो कन्वर्ज होएगी और उसके बाद फिर वो राइज होने लगेगी. और जो हाई प्रेशर एरियाज होते हैं वहां पर एयर विल सबसाइड. जो हाई प्रेशर एरियाज होते हैं वहां पर एयर जो है वो सबसाइड करेगी फ्रॉम अबव एंड डाइवर्ज एट द सरफेस. अपार्ट फ्रॉम कन्वर्जेंस सम एडीज, कन्वेक्शन करेंट्स, ओरोग्राफिक uplift along fronts cause the rising of air which is essential for formation of clouds and rainfall. अभिसरण के अतिरिक्त वायु भ्रमिल रूप से संवहन धाराओं में पर्वतों के साथ साथ और वाताग्र के सहारे ऊपर उठती है जो बादल बनने में व वर्षण के लिए आवश्यक हैं. The pattern of planetary winds depends on. अब हम हमारे प्लैनेट के ऊपर काफी सारी आपकी परमानेंट विंड्स हैं, काफी सारी हमारे टेम्पररी विंड्स हैं, काफी सारी लोकल विंड्स हैं. इस वीडियो में हम उन सभी के बारे में विस्तार पूर्वक बात करेंगे. सबसे पहले द पैटर्न ऑफ प्लैनेटरी विंड्स डिपेंड्स ऑन लैटिट्यूडनल वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक हीटिंग. आपको अच्छे से पता है कि जहां पर सरप्लस हीट रिसीव होगी सन से वहां पर उसके ऊपर वाली एयर हीट अप होगी, वो राइज करने लगेगी, आपका लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा. तो लैटिट्यूड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन एटमॉस्फेरिक हीटिंग. उसके बाद है इसकी वजह से, इस लैटिट्यूडनल हीटिंग की वजह से अलग अलग प्रेशर बेल्ट्स जो है वो राइज होती हैं. हमारा इक्वेटोरियल लो प्रेशर रीजन है, फिर हमारा पोलर हाई प्रेशर रीजन है. माइग्रेशन ऑफ बेल्ट्स फॉलोइंग अपैरेंट पाथ ऑफ द सन, ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये जो हमारी परमानेंट प्रेशर बेल्ट्स हैं ये एक्चुअली परमानेंट नहीं है. होता क्या है कि सन के मूवमेंट के अनुसार ये टुवर्ड्स द नॉर्थ या टुवर्ड्स द साउथ आपकी शिफ्ट होती हैं. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. रोटेशन ऑफ द अर्थ, जिसकी वजह से कोरोलिसिस फोर्स की वजह से जो डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स द राइट एंड लेफ्ट होता है. पैटर्न ऑफ द मूवमेंट ऑफ प्लैनेटरी विंड्स इज कॉल्ड जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑल्सो गेट्स इन मोशन द ओशन करंट वाटर सर्कुलेशन विच इन्फ्लुएंसेस अर्थ्स क्लाइमेट. At any one time, there are multiple weather systems active around the globe with variable winds. जब ये winds जो हैं, they are averaged over many years, a well-defined global circular pattern appears. ओके तो जितनी भी विंड सर्कुलेशंस उनके बारे में स्टडी की गई है ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर और ओवर अ पीरियड ऑफ मेनी ईयर्स और उसके बाद फिर फाइनली एक ग्लोबल पैटर्न इमर्ज हुआ. अब हम बात करते हैं ग्लोबल सर्कुलेशन की. वैश्विक परिसंचरण. Global circulation are the worldwide system of winds by which the heat is transferred from tropical to polar latitudes. जो ग्लोबल सर्कुलेशन है उससे क्या होता है, ये वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ विंड्स है जिसकी वजह से जो हीट है वो ट्रांसफर की जाती है फ्रॉम ट्रॉपिकल टू पोलर लैटिट्यूड्स. हर एक हेमिस्फीयर में हमारे 3 सेल्स हैं, हैडली सेल, फेरल सेल एंड पोलर सेल, इन विच एयर सर्कुलेट्स थ्रू द एंटायर डेप्थ ऑफ द ट्रोपोस्फियर. और इन 3 सेल्स की वजह से, हैडली, फेरल और पोलर सेल की वजह से जो एयर है वो पूरे के पूरे ट्रोपोस्फियर में, ट्रोपोस्फियर जो है ये हमारा लोअर मोस्ट लेयर इन द एटमॉस्फेयर है, इसमें ये सर्कुलेट होती है. अब इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन. इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या है? इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है ये बेल्ट है ऑफ कन्वर्जिंग ट्रेड विंड्स एंड राइजिंग एयर दैट एनसर्कल्स द अर्थ नियर द इक्वेटर विच इज ऑल्सो कॉल्ड इक्वेटोरियल कन्वर्जेंस जोन. ये इक्वेटर के पास वाला एरिया है. यहाँ पर दोनों तरफ से, नॉर्थ और साउथ से आने वाली जो विंड्स हैं वो मिलती हैं. हम इसको कहते हैं इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन. द राइजिंग एयर प्रोड्यूसेस हाई क्लाउडीनेस, फ्रीक्वेंट थंडरस्टॉर्म्स एंड हेवी रेनफॉल. जो राइजिंग एयर होती है वो उसकी वजह से क्लाउडीनेस होता है, थंडरस्टॉर्म्स होते हैं, हेवी रेनफॉल होती है. और जो सबसाइडिंग एयर होती है
वो आपकी दूसरी है। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन्स फॉलोज द सन एंड इट्स पोजीशन वेरीज सीजनेबली। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ द सन, ये जो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन है ये टुवर्ड्स द नॉर्थ या साउथ ऑफ द इक्वेटर मूव करता है। ये इन द मंथ ऑफ जुलाई टुवर्ड्स नॉर्थ मूव करेगा एंड इन द मंथ ऑफ जनवरी टुवर्ड्स साउथ। इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इट मूव्स नॉर्थ इन द समर एंड साउथ इन द विंटर। यहां पर अब आप देखिए, यहां पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूं कि ये हमारा इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है, ये हमारा लो प्रेशर एरिया है, करेक्ट, इक्वेटर के आसपास वाला रीजन। अब यहां पर क्या होता है इस इक्वेटर के आसपास वाले रीजन में, यहां पर क्योंकि सरप्लस हीट रिसीव होती है तो जो हमारी एयर है वो हीट अप होकर राइज होने लगेगी। इस तरह से ये राइज होती है। राइज होने के बाद इस विंड में से कुछ हिस्सा जो है वो टुवर्ड्स द नॉर्थ और एक कुछ जो है वो टुवर्ड्स द साउथ आपका ट्रैवल करेगा। ट्रैवल करने के बाद क्या होगा कि ये यहां पर नियर 30 डिग्री नॉर्थ वहां पर ये सबसाइड करने लगेगा। यहां पर ये इस तरह से सबसाइड करेगा तो यहां पर एक हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होगा और हाई प्रेशर एरिया से विंड हमेशा लो प्रेशर एरिया की ओर बहती है, तो ये वाली जो विंड है फिर ये इस तरह से बहेगी। सिमिलरली यहां पर ये सबसाइड करेगा, ये इस तरफ आपका जो इक्वेटर के आसपास वाला लो प्रेशर एरिया उसकी ओर बहेगी। तो ये एक पूरे का पूरा सेल क्रिएट होता है, एक मूवमेंट क्रिएट होता है जिसको हम हैडली सेल कहते हैं। ये उस साइंटिस्ट के नाम पर है जिन्होंने इसकी खोज की थी, हैडली सेल। सिमिलरली यहां पर हमारा अगर आप देखें यहां से कुछ विंड जो है वो इस तरह से बहेगी आपके लो प्रेशर एरिया की ओर, ठीक है, और वहां पर फिर यहां पर इस तरह से एक सेल क्रिएट होता है, उसको हम कहते हैं, ये वाला हमारा हैडली सेल था और वो कहलाता है हमारा, यहां पर जो सेल क्रिएट होता है उसको हम कहते हैं हैडली के बाद फेरल सेल। सिमिलरली एक फेरल सेल हमारा यहां पर भी क्रिएट होता है और यहां पर जो सबसे ऊपर आपका सेल क्रिएट होता है दैट इज नोन एज द पोलर सेल। ओके, अब यहां पर देखो विंड्स जो है यहां से वो यहां से विंड्स जो है वो लो प्रेशर एरिया की ओर इस तरह से बहेंगी। अब यहां जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड डिफ्लेक्ट होती हैं तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द राइट, तो ये विंड्स जो है इस तरह से बहेंगी। कहां से आ रही हैं? ये नॉर्थ ईस्ट से आ रही हैं और पुराने टाइम में ट्रेड को हेल्प करती थी तो इनको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। सिमिलरली आपके सदर्न हेमिस्फीयर में इनको हम कहते हैं साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। और यहां पर जो विंड्स है 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में वो वाली विंड्स इस तरह से बहती हैं, अब वो उनको हम कहते हैं वेस्टर्लीज। और यहां पर वाली जो विंड्स हैं उनको भी हम कहते हैं वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज को हमने डिवाइड किया काफी सारे नामों से, वेस्टर्लीज को हम अलग अलग नामों से जाना है। उसके बाद यहां पर है हमारी ईस्टर्लीज। ओके, तो पोलर हाई वाला, फिर ये सब पोलर लो वाला, सब ट्रॉपिकल हाई वाला, हैडली सेल, फेरल सेल और आपका पोलर सेल। Over the Indian Ocean, it undergoes specially large seasonal shifts of 40 degree to 45 degree of latitude। जो अब हम बात करते हैं intertropical convergence zone की, Indian Ocean के ऊपर it undergoes specially large seasonal shifts of 40 degree to 45 degree of latitude। Key components of the global circulation system, because solar heating in this region forces air to rise through convection, which results in a plethora of precipitation। जो हमारा 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर के बीच वाला रीजन है, यहाँ पर काफी सारी हीट रिसीव करता है अर्थ। ओके, सन की डायरेक्ट रेस पड़ती हैं साल भर, यहाँ पर ऑलमोस्ट लेंथ ऑफ डे एंड नाइट इज सेम। उसकी वजह से क्या होती है, जबरदस्त हीटिंग होती है, इंसुलेशन होती है, जिससे कि एयर इज फोर्स टू राइज, एयर राइज होने लगती है, कन्वेक्शन करंट्स आपके सेटअप होते हैं। अब ये जो राइजिंग एयर है इसमें दुनिया भर का मॉइस्चर भी होता है जो ऊपर जाकर क्लाउड फॉर्मेशन करता है और इक्वेटर के आसपास वाले रीजन में रोज लेट आफ्टरनून में बारिश होती है, जबरदस्त बारिश। ठीक है, तो यह वैश्विक परिसंचरण का एक महत्वपूर्ण कारक है क्योंकि इस क्षेत्र में सूर्यताप संवहन द्वारा हवा को ऊपर उठने के लिए मजबूर करती है, जिसके परिणाम स्वरूप वर्षण में बहुतायत होती है। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ट्रेड विंड्स मूव इन साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन व्हाइल इन द सदर्न हेमिस्फीयर दे मूव नॉर्थ वेस्टर्ली। उत्तरी गोलार्ध में सनमार्गी पवनें दक्षिणी पश्चिमी दिशा में बहती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ये उत्तर पश्चिमी दिशा में बहती हैं। The point at which trade winds converge forces the air up into the atmosphere. It forms the intertropical convergence zone। जिस बिंदु पर सनमार्गी पवनें अभिसरित होती हैं, हवाओं को वायुमंडल में ऊपर उठने के लिए मजबूर करती हैं, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का निर्माण करती हैं।
हैडली सेल क्या है? एयर एट द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन राइजेस, वहां पर हीटिंग की वजह से वो राइज करेगी बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन करंट्स कॉज्ड बाय लो प्रेशर. लो प्रेशर इन टर्न अकर्स ड्यू टू हाई इंसुलेशन. हीटिंग होगी तो एयर राइज करेगी, लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा. द विंड्स फ्रॉम द ट्रॉपिक्स कन्वर्ज एट दिस लो प्रेशर एरिया, तो ट्रॉपिक्स वाले एरिया से आपका विंड जो है वो इस ओर बहेगी. द कन्वर्ज्ड एयर राइजेस अलोंग विद द कन्वेक्शन सेल, इट रीचेस अप टू द ट्रोपोस्फेयर अप टू एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 14 किलोमीटर्स, और उसके बाद इट स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द पोल्स, दोनों दिशाओं की तरफ ये जाएगी, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ. उसके बाद 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के आसपास इस एयर, ये जो एयर एक्यूमुलेट हो गई है ये सिंक करने लगेगी एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म अ सब ट्रॉपिकल हाई, और ये जो सेल क्रिएट होता है इसको हम कहते हैं हैडली सेल. ओके, आगे देखिए, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हम हिंदी में कहते हैं हैडली कोस्ट. ठीक है. Down below near the land surface, the air follows towards the equator as the easterlies. The easterlies from either side of the equator converge in the intertropical convergence zone. तो विषुवत वृत्त के दोनों तरफ से प्रवाहित होने वाले पूर्वी पवनें अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र पर मिलती हैं. सच सर्कुलेशन फ्रॉम द सरफेस अपवर्ड, नीचे से ऊपर की ओर जाना और उसके बाद दोनों तरफ आपके पोल्स की तरफ जाना, फिर सबसाइड करना और फिर आपका जो ट्रॉपिकल वाला एरिया है वहां से इक्वेटर की तरफ बहना, इससे एक सेल बनता है. इससे एक सेल बनता है जिसको कहते हैं हम हैडली सेल. यहां पर देखिए, आप क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये है हमारा वार्म मॉइस्ट एयर वाला नियर द इक्वेटर. यहां से विंड्स जो हैं वो इस तरह से आपकी राइज करने लगती हैं. राइज करने के बाद फिर क्या होगा कि वो टुवर्ड्स द पोल्स इस तरह से आपकी ट्रैवल करेंगी. टुवर्ड्स द पोल के बाद फिर फाइनली क्या होता है, नियर द 23.5 डिग्री साउथ एंड 23.5 डिग्री नॉर्थ ये आपकी सबसाइड करने लगती हैं और फिर दोबारा से यहाँ ये सबसाइड कर रही हैं तो यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होगा और यहाँ से विंड्स जो है इक्वेटर की तरफ वो जाएंगी. इसको हम कहते हैं हैडली सेल. नेक्स्ट है हमारा फेरल सेल. इन द मिडिल लैटिट्यूड्स द सर्कुलेशन इज दैट ऑफ सिंकिंग कोल्ड एयर दैट कम्स फ्रॉम द पोल्स एंड द राइजिंग वार्म एयर दैट ब्लोज फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई. फेरल सेल कहाँ है? ये मिडिल लैटिट्यूड्स में आपको मिलेगा. द सर्कुलेशन इज दैट ऑफ सिंकिंग कोल्ड एयर दैट कम्स फ्रॉम द पोल्स. एट द सरफेस दीज विंड्स आर कॉल्ड वेस्टर्लीज एंड द सेल इज नोन एज अ फेरल सेल. पोलर वाला जो रीजन है एट पोलर लैटिट्यूड्स, कोल्ड डेंस एयर सबसाइड्स नियर द पोल्स. अब पोल्स वाले रीजन में क्या है कि वहां पर हीट एनर्जी तो सन की पहुंचती नहीं है, तो एज इट इज वो हाई प्रेशर एरिया है, विंड्स कोल्ड और हैवी होती हैं. दीज विंड्स विल ब्लो आउट, ये वहां से बाहर की तरफ बहेंगी क्योंकि हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की ओर हवा बहती है. एंड ब्लोज टुवर्ड्स मिडिल लैटिट्यूड्स एज द पोलर ईस्टर्लीज. इस सेल को कहते हैं हम पोलर सेल. अब मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ कि देखिए यहाँ पर हमारा वो हाई प्रेशर एरिया था, ओके, क्योंकि इक्वेटर से इस ओर बहने वाली हवा जो है वो यहाँ पर सारी सबसाइड करेंगी. सबसाइड करने की वजह से यहाँ पर हमारा हाई प्रेशर एरिया है. हाई प्रेशर एरिया होने की वजह से कुछ विंड्स तो इक्वेटर की तरफ चले गई, कुछ जो है हमारी दूसरी तरफ जाएंगी. अब यहाँ से ये विंड्स इस तरह से जाएंगी और यहाँ पर फिर हमारा जो है आप देखिए कि यहां पर भी एक इस तरह से सेल क्रिएट होगा जिसको हम कहते हैं फेरल सेल. सिमिलरली जो पोलर रीजन है हमारा, वहां पर विंड्स आर कोल्ड, वहां पर एक हाई प्रेशर एरिया है. हाई प्रेशर एरिया से विंड्स जो है इस तरह से लो प्रेशर एरिया की ओर बहेंगी और फिर फाइनली यहां पर भी एक सेल क्रिएट होता है जिसको कहते हैं हम पोलर सेल. तो इस डायग्राम में आपको हैडली सेल कहाँ है, फेरल सेल कहाँ है, कैसे क्रिएट होता है और पोलर सेल कहाँ है और कैसे क्रिएट होता है वो समझाया गया है. फिर अब हम बात करते हैं परमानेंट विंड्स, प्राइमरी विंड्स, प्रिवेलिंग विंड्स, प्लैनेटरी विंड्स. कुछ हवाएं ऐसी हैं जो साल भर एक ही डायरेक्शन में बहेंगी, साल भर एक ही डायरेक्शन में कहेंगे. इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं परमानेंट विंड्स. इनको हम प्राइमरी विंड्स भी कहते हैं, इनको हम प्रिवेलिंग विंड्स भी कहते हैं, इनको हम प्लैनेटरी विंड्स भी कहते हैं. और ये जो विंड्स हैं इनमें ट्रेड विंड्स आते हैं, वेस्टर्लीज आती हैं, इनमें ईस्टर्लीज आती हैं. इसके अलावा जो दूसरी टाइप की विंड्स हैं वो है हमारी सेकेंडरी या पीरियोडिक विंड्स. ये जो सेकेंडरी या पीरियोडिक विंड्स हैं ये सीजनल विंड्स हैं, एक पर्टिकुलर मौसम में बहेंगी. जैसे भारत में जो मॉनसून आता है वो
एक पर्टिकुलर सीजन में जुलाई अगस्त के महीने में हवाएं एक पर्टिकुलर दिशा में बहती हैं, या फिर आपका जो लू है, लू क्या है, लू एक लोकल विंड है प्लस वो सीजनल विंड भी है क्योंकि वो गर्मी के मौसम में बहती हैं। पीरियोडिक विंड्स वो होती हैं जो एक निश्चित अवधि के लिए, एक निश्चित पीरियड के लिए बहेंगी। लैंड और सी ब्रीज जो है, माउंटेन ब्रीज, वैली ब्रीज, ये सभी पीरियोडिक विंड्स हैं। आगे हम इनको विस्तार पूर्वक करेंगे। इसके अलावा लोकल विंड्स भी होती हैं, और जो लोकल विंड्स होती हैं वो एक छोटे से एरिया के ऊपर बहेंगी। ओके, केवल उस एरिया के ऊपर वे इफेक्टिव होती हैं। दे ब्लो ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द ईयर इन अ स्मॉल एरिया, और इसके एग्जांपल्स हैं लू, मिस्ट्रल, फोहन और बोरा। अब हम सबसे पहले बात करते हैं प्लैनेटरी विंड्स की। दे आर कॉल्ड प्लैनेटरी विंड्स विच ब्लो एक्सटेंसिवली ओवर कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। ये वायुमंडलीय पवनें कहलाती हैं, व्यापक रूप से जो महाद्वीपों और महासागरों के ऊपर बहती हैं। जो ट्रेड विंड्स हैं, द ट्रेड विंड्स आर दोज ब्लोइंग फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरियाज टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरियाज। ये जो विंड्स हैं ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया से इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया की ओर बहेंगी। इनको हम क्यों कह रहे हैं व्यापार पवने? क्योंकि पुराने जमाने में इनको व्यापार के लिए इस्तेमाल किया जाता था। Therefore, they are confined to a region between 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ। ये अगर मान लीजिए ये हमारा इक्वेटर है, तो ये यहाँ 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ से इक्वेटर की ओर आपकी बह रही हैं, एंड दे विल स्लोली गेट डिफ्लेक्टेड ड्यू टू दैट कोरोलिसिस फोर्स। दे फ्लो एज नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहां से इस तरह से स्ट्रेट तो बहेंगी नहीं। आपको अच्छे से पता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, दे आर डिफ्लेक्टेड स्लाइटली टुवर्ड्स द राइट। तो राइट होगा आपका इस तरह से बहेंगी ये राइट। तो ये कहां से आ रही है, ये नॉर्थ ईस्ट से आ रही है। देखिए इनका डायरेक्शन, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एज नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, और दक्षिण हेमिस्फीयर में ये इस तरह से इनको बहना है राइट, और दक्षिण हेमिस्फीयर में स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट डिफ्लेक्ट होंगी। तो ये थोड़ा सा आपका इस तरह से बहेंगी। तो कहां से आ रही है, साउथ ईस्ट से आ रही हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड्स और सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ ईस्टर्न ट्रेड्स के नाम से ये बहती हैं। This deflection is due to Coriolis force and Farrell's law. Okay, trade winds are descending and stable in areas of their origin. As they reach the equator, they become humid and warmer. तो जहां से ये आती हैं, trade winds are descending and stable in area of their origin. Okay, origin कहाँ है इनका? origin है इनका 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। वहां पर ये स्टेबल है, लेकिन जैसे जैसे इक्वेटर के पास वाले एरिया में आती है वहां पर ये काफी ज्यादा ह्यूमिड हो जाती हैं, ये मॉइस्चर पिकअप करती हैं। द ट्रेड विंड्स फ्रॉम टू हेमिस्फीयर्स मीट एट द इक्वेटर एंड ड्यू टू कन्वर्जेंस दे राइज एंड कॉज हैवी रेनफॉल। तो दोनों नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर से आती हैं, वहां पर इक्वेटर के पास ये मिलती हैं और उसके बाद ये राइज करेंगी दोनों मिलकर, और फिर वहां पर हेवी रेनफॉल कॉज करेंगे। यहां पर आप देखो क्लियरली ट्रेड विंड्स के बारे में दिखाया गया है। ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं, ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं। ये दोनों यहां पर इक्वेटर वाले रीजन में मिलेंगी। मिलने के बाद यहां पर फाइनली सरप्लस हीटिंग ऑफ द सन होती है, लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा, ये राइज करेंगी एंड दे आर गोइंग टू कॉज हेवी रेनफॉल। अब हम बात करते हैं वेस्टर्लीज के बारे में। वेस्टर्लीज आर विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टुवर्ड्स द सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट्स। ओके, दे ब्लो फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर में दे आर स्ट्रॉन्गर एंड परसिस्टेंट ड्यू टू वास्ट एक्सपेंस ऑफ वाटर, while in northern hemisphere they are irregular because of uneven relief of vast लैंड मासेस। एक बार मैं आपको समझाती हूँ। ये देखो, ये हमने अभी ट्रेड विंड्स के बारे में बात की, ठीक है। अब ये वाला जो हमारा 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर है, ये एक हाई प्रेशर एरिया है, ठीक है। अब इस हाई प्रेशर एरिया से कुछ विंड्स तो जो हैं वो इक्वेटर की ओर बहती हैं, जिनको हमने नाम दिया ट्रेड विंड्स। सिमिलरली कुछ विंड्स हमारी ऐसी हैं जो यहाँ से पोल्स की ओर बहती हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पर इस तरह से पोल्स की ओर बहती हैं दोनों में। अब ये वाली जो विंड्स हैं ये आपकी, अगर हम इनको स्ट्रेट इस तरह से बनाएं तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दे हैव टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स विच साइड, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उनको राइट डिफ्लेक्ट होना है। अगर ये इस तरह से जा रहा है तो ये स्लाइटली टुवर्ड्स द राइट होने की वजह से फिर ये इस तरह से जाएंगी इवेंट्स, ठीक है ना। तो ये कहां से आ रही हैं? अब देखिए ये वेस्ट से आ रही हैं, तो इनका नाम हमने दिया वेस्टर्लीज।
ठीक है। और यहां पर भी अगर आप देखें तो दे आर कमिंग फ्रॉम द वेस्ट, तो इनको हम नाम देते हैं वेस्टर्लीज। अब ये जो वेस्टर्लीज हैं ये कहां मिलेंगी आपको? ये वेस्टर्लीज मिलेंगी 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ के बीच, सिमिलरली 30 डिग्री साउथ से 60 डिग्री साउथ के बीच में आपको ये विंड्स मिलेंगी, जिनको हम कहते हैं वेस्टर्लीज। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट विंड्स हैं ये। और ये जो वेस्टर्लीज हैं ये ज्यादा फोर्सफुल सदर्न हेमिस्फीयर में है, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में हमारा वाटर एरिया जो है एज इन कंपैरिजन टू लैंड वो काफी ज्यादा है। लैंड एरिया ज्यादा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और 30 डिग्री और 60 डिग्री साउथ के बीच में तो लैंड एरिया बहुत ही लिमिटेड है। ओके, ये यहां पर आपको दिया गया है, देखिए ध्यान से। दे ब्लो फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो साउथ वेस्ट से लेकर आपका नॉर्थ ईस्ट की ओर जा रही है, राइट, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट। और आगे आपको क्या कहा गया है? यहां पर आपको आगे क्या कहा गया है? इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट, यहां पर हमारा नॉर्थ वेस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट से ये साउथ ईस्ट की तरफ आ रही हैं, इस तरह से ये बहती हैं दोनों हेमिस्फीयर्स में। इन सदर्न हेमिस्फीयर दे आर स्ट्रॉन्गर। सदर्न हेमिस्फीयर में वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, परसिस्टेंट है बिकॉज ऑफ वास्ट एक्सपेंस ऑफ वाटर, जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये इरेग्युलर है बिकॉज ऑफ अनइवन रिलीफ ऑफ वास्ट लैंड मासेस। और हिंदी में इनको हम क्या कहते हैं? हिंदी में हम इनको पछुआ पवने कहते हैं, वेस्टर्लीज। इनके बारे में कुछ और जानकारी देती हूं आपको। जो वेस्टर्लीज हैं ये 40 डिग्री से 65 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में जबरदस्त डेवलप होती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि वहां पर वाटर एरिया ज्यादा है। इन लैटिट्यूड्स पर 40 डिग्री के आसपास हम इनको कहते हैं रोरिंग 40s। ठीक है, हम इनको क्या कह रहे हैं? रोरिंग 40s, FORTIES। ओके, या फिर गरजता चालीसा। जो हमारा 50 डिग्री वाला लैटिट्यूड है वहां पर हम इनको कहते हैं फ्यूरियस 50s और प्रचंड 50। और जो 60 डिग्री वाला है वहां पर हम इनको कहते हैं श्रीकिंग 60s या चीखता 60। ठीक है, तो वेस्टर्लीज के 3 नाम और हैं, रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s और श्रीकिंग 60s। अब हम आगे चलते हैं पोलर ईस्टर्लीज पर। पोलर ईस्टर्लीज जो है ये ड्राई कोल्ड प्रिवेलिंग विंड्स हैं विच ब्लो फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो ये नॉर्थ ईस्ट कहां पर पड़ेगा? नॉर्थ ईस्ट यहां पर पड़ेगा। वहां से कहां बहेंगी? ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बहेंगी। ये हमारा साउथ वेस्ट वाला हो गया इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जबकि जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहां पर ये साउथ ईस्ट, ओके, साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट में बहेंगी। दे ब्लो फ्रॉम पोलर हाई प्रेशर एरियाज टू सब पोलर लोज। अब हमने अभी तक बात की परमानेंट विंड्स की, जिसमें हमने पोलर विंड्स के बारे में बात की, हमने ट्रेड विंड्स के बारे में बात की, हमने वेस्टर्लीज के बारे में बात की। अब मैं आपके साथ बात करती हूं सेकेंडरी विंड्स के बारे में। सेकेंडरी विंड्स में सबसे पहले नाम आता है मॉनसून का। मॉनसून्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन। मॉनसून को हवा की दिशा को मौसम के अनुसार उलट जाने को समझा जाता है। जिस दिशा में हवा बह रही है उसके विपरीत दिशा में बहेगी। ड्यूरिंग समर द ट्रेड विंड्स ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर आर पुल्ड नॉर्थवर्ड्स by an apparent northward movement of the sun and by an intense low pressure core in the northwest part of the Indian subcontinent. While crossing the equator, these winds get deflected to their right under the effect of Coriolis force. These winds now approach the Asian land mass and southwest monsoons. All this is going to be discussed later. हम एक इंडियन मानसून पर भी लेक्चर करेंगे, उसमें इन सारी चीजों पर हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे। ठीक है, मानसून्स के बारे में बिल्कुल डिटेल में हमारी एक और अलग पीपीटी है, उसमें हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पर ये डिस्कस नहीं करेंगे। आगे चलते हैं हम आपके साथ, और आगे हम चलते हैं अब आपकी लैंड ब्रीज और सी ब्रीज पर। ये मैं आपको समझाती हूँ। लैंड ब्रीज में क्या होता है? हवा लैंड से सी की ओर बहेगी। हवा जहां से बह रही है उसके ऊपर उसका नाम दिया गया है। लैंड से बह रही है तो लैंड ब्रीज। और सी ब्रीज में क्या होता है? हवा सी से लैंड की ओर बहेगी। क्यों बहेगी, कैसे बहेगी, वो सब मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये फिगर दिखाकर समझाती हूँ। देखो, ये उन जगहों के लिए है, उन सभी प्लेसेस के लिए है दैट आर लोकेटेड नियर अ वाटर सोर्स। जैसे फॉर एग्जांपल आपका बॉम्बे है या फिर चेन्नई वगैरह है जहां पर आपका कोस्ट है। ठीक है, अब होगा क्या कि देखो ये तो हमारा लैंड है और ये हमारी वाटर बॉडी है। अब होगा क्या दिन में कि ये जो लैंड है दिस विल गेट हीटेड अप फास्टर। लैंड जो है वो 5 times फास्टर हीट अप होता है एज इन कंपैरिजन टू वाटर।
लैंड के ऊपर 11-12 बजे तक क्या होता है कि इसकी एक्सेसिव हीटिंग हो गई है, इसने अपने ऊपर वाले लेयर्स को हीट अप कर दिया है, ऊपर वाले लेयर्स को हीट अप करने की वजह से वो लाइट एयर बन गए हैं, ठीक है। हीटिंग कॉजेज एक्सपेंशन, वो एक्सपैंड होंगे तो उनकी डेंसिटी कम होगी, ये वाली एयर जो है ये राइज करने लगेगी। जब ये राइज करने लगेगी तो यहां पर एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा। यहां पर बगल में आपका पानी है, पानी अभी तक इतना हीटअप नहीं हुआ है, हीटअप नहीं हुआ है तो पानी के ऊपर आपका हाई प्रेशर एरिया है। तो करीबन 11, साढ़े 11, 12 बजे के आसपास विंड्स जो हैं वो पानी से लैंड की ओर बहेंगी, ठीक है, और ये लैंड में करीबन 50 किलोमीटर अंदर तक बह जाएंगी। अब क्योंकि ये जो विंड्स हैं ये एक वाटर बॉडी के ऊपर से आ रही हैं तो ये कूल विंड्स होंगी एज इन कंपैरिजन, और ये दिन के टाइम होगा, हवा जो है वो वाटर बॉडी के ऊपर से लैंड के ऊपर बहेगी और इसको हम कहते हैं सी ब्रीज। और मछुआरे इसका बहुत अच्छा फायदा उठाते हैं। मछुआरे क्या करते हैं, सुबह 5-6 बजे के आसपास वो समुद्र में मछली पकड़ने चले जाते हैं और जब सी ब्रीज चलने का टाइम होता है, उनको वापस लौटना होता है इस ओर, तो हवा भी इसी ओर बहेगी, तो इस हवा की मदद से वो फटाफट अपने घरों को वापस लौटाते हैं, लैंड पर लौटाते हैं। ये तो है हमारी सी ब्रीज जो दिन में होती है। अब रात के समय क्या होता है, लैंड विल कूल ऑफ ऑल्सो फास्टर, जो लैंड है वो ज्यादा जल्दी ठंडी हो जाएगी, लैंड कूल अप हो जाएगी, तो लैंड के ऊपर हमारा हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा, और जो सी है हमारी उसके ऊपर लो प्रेशर एरिया होगा, क्योंकि सी इतनी जल्दी ठंडी नहीं हो रही है। तो रात के समय क्या होगा, दिस इज योर ब्यूटीफुल मून, तो विंड जो है, जो हवा है, वो लैंड से वाटर बॉडी की ओर बहेगी और इसको हम कहते हैं लैंड ब्रीज। ओके, इसको हम क्या कह रहे हैं, लैंड ब्रीज। इसीलिए जो जितनी भी जगहें हैं जो कोस्टल एरियाज में लोकेटेड हैं, वहां पर समुद्र के पास होने की वजह से एक बड़ा ही मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस होता है, ना तो गर्मियों में इतनी गर्मी होती है और ना सर्दियों में इतनी ठंड। अब मैं आपको यही पढ़कर बताती हूं। क्लियरली कहा गया है, ड्यूरिंग द डे द लैंड हीट्स अप फास्टर एंड बिकम्स वार्मर देन द सी, देयरफॉर ओवर द लैंड द एरिया राइजेस गिविंग राइज टू अ लो प्रेशर एरिया, वेयर सी जो है वो रिलेटिवली कूल है एंड प्रेशर ओवर सी इज रिलेटिवली हाई। सी के ऊपर आपका क्या है, सी के ऊपर आपका हाई प्रेशर एरिया है। उसके बाद आगे ये कहता है, दस प्रेशर ग्रेडियंट फ्रॉम सी टू लैंड इज क्रिएटेड एंड विंड ब्लोज फ्रॉम सी टू लैंड, इसको हम सी ब्रीज कहते हैं। रात के समय क्या होता है, रिवर्सल ऑफ कंडीशंस टेक place, land loses heat faster and is cooler than the sea, the pressure gradient is from the land to the sea, hence land breeze results। ये जो मैंने अभी आपको फिगर में समझाया। आगे चलो, वैली ब्रीज एंड माउंटेन ब्रीज। माउंटेनस रीजन्स में क्या होता है, ड्यूरिंग द डे द स्लोप्स गेट हीटेड अप एंड एयर मूव्स अप स्लोप, एयर जो है वो अप स्लोप मूव करने लगेगी। To fill the resulting gap, air from valley blows up the valley. This wind is known as valley breeze. रात के समय क्या होता है, the slopes जो होते हैं वो जल्दी ठंडे हो जाएंगे, they will get cooled and dense air descends into the valley. इसको हम कहते हैं mountain wind. इन winds को हम कैटाबैटिक और एनाबैटिक विंड्स के नाम से भी जानते हैं। Cool air of the high plateaus and ice fields draining into the valley is known as catabatic wind. सेकेंडरी और पीरियोडिक विंड्स में हमारा नाम आता है वैली या माउंटेन ब्रीज का, जो मैंने अभी आपको समझाया वो क्लियरली आप यहां पर देख सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं सेकेंडरी विंड पर। अनदर टाइप ऑफ वार्म विंड, कैटाबैटिक विंड, अकर्स ऑन लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन रेंजेस। मॉइस्चर इन दीज विंड्स व्हाइल क्रॉसिंग द माउंटेन रेंजेस condenses and precipitates. When it descends down the leeward side of the slope, the dry process gets warmed up by adiabatic process. This dry air may melt the snow in a very short time. अब हम बात करते हैं लोकल विंड्स की। जो स्थानीय पवनें होती हैं ये केवल कुछ एरिया में ही इफेक्टिव होती हैं, इनको हम लोकल विंड्स भी कहते हैं, इनको हम तृतीयक पवनें कहते हैं, हिंदी में स्थानीय पवनें कहते हैं। लोकल डिफरेंसेस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर प्रोड्यूसेस लोकल विंड्स। सच विंड्स आर लोकल इन एक्सटेंट एंड आर कन्फाइंड टू द लोएस्ट लेवल ऑफ द ट्रोपोस्फियर। लू जो है ये एक हार्मफुल विंड है, और मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि लू होती क्या, आपको बहुत अच्छे से पता है कि मई जून के महीने में दोपहर 1:30 बजे 2 बजे के आसपास वो जो गर्म हवाएं चलती हैं पूरी उत्तरी भारत में, पंजाब में, हरियाणा में, वेस्टर्न यूपी में, उसको हम लू कहते हैं। इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, पाकिस्तान, समटाइम्स वेरी हॉट एंड ड्राई विंड्स ब्लो। ये ब्लो करती हैं मई जून में आफ्टरनून में, इसको हम लू कहते हैं। इस समय टेम्परेचर 45 डिग्री से 50 डिग्री के बीच में होता है और अक्सर लोगों को इस टाइम सनस्ट्रोक हो जाता है अगर वो प्रॉपर एहतियात से बाहर ना निकले तो। इसको हम लू लगना भी कहते हैं।
इसके अलावा फोहेन, फोहेन एक बेनिफिशियल विंड है, लाभकारी विंड है। ये कहाँ ब्लो होती है? ये ब्लो होती है आपके एल्प्स में, ठीक है। ये हॉट विंड है लोकल इंपॉर्टेंस की। इट इज स्ट्रॉन्ग गस्टी ड्राई एंड वार्म विंड विच डेवलप्स ऑन द लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन रेंज। एज द विंडवर्ड साइड टेक्स प्लेस वॉट एवर मॉइस्चर देयर इज इन द इनकमिंग विंड इन द फॉर्म ऑफ ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन में क्या होता है? पवन, ओरोग्राफिक जिसको हम हिंदी में कहते हैं पार्वती की वर्षण, इसमें पहाड़ के एक तरफ ही केवल वर्षा होती है। ये जनरली तब होती है जब कोई बैरियर आ जाता है इन द पैसेज ऑफ द विंड, तो द विंड, जो विंड है, इट विल बी फोर्स्ड टू राइज। जब वो राइज करेगी तो वो कूल हो जाएगी और केवल एक तरफ आपकी बारिश हो जाती है। The air that descends on the leeward side is dry and warm. Temperature of the wind varies between 15 degree and 20 degree. The wind helps animal grazing by melting snow and aids the ripening of grapes. क्यों हम इसको बेनिफिशियल विंड कह रहे थे? हम इसको बेनिफिशियल विंड इसीलिए तो कह रहे थे कि क्योंकि ये जो विंड है ये एनिमल ग्रेजिंग में हेल्प करती है, क्योंकि ये स्नो को मेल्ट कर देती है एंड इट हेल्प्स इन द राइपनिंग ऑफ ग्रेप्स। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट विंड है। एल्प्स में आपको ये विंड मिलेगी। और एल्प्स कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। यहाँ पर क्लियरली आप देखिए, अभी हमने फोहेन की बात की ना, ये रही। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अलग अलग वर्ल्ड की जो लोकल विंड्स हैं वो आपको दिखाई गई हैं। ये चिन्हुक है, ये आपको रॉकी माउंटेन्स में मिलेगी। ये नॉर्दर है, रॉकी माउंटेन्स में मिलेगी। यहाँ पर आपकी ये नॉर्टे है, ये फ्लोरिडा कोस्ट के आसपास मिलेगी। ब्लिजर्ड्स हैं, ये आपको जो ब्लिजर्ड्स हैं ये आपको मिलेंगे यहाँ पर। माउंटेन रेंज है नॉर्थ अमेरिका में, वहाँ पर पैम्पेरो है, साउथ अमेरिका की लोकल विंड है। बर्ग जो है ये आपकी अफ्रीका की लोकल विंड है। इस तरह से आपको दुनिया भर की यहाँ पर जितने भी हैं, हेल्म है, मिस्ट्रल, बोरा, लिवेंट, सिरोको, हैमिल्टन, और यहाँ पर आपको ऑस्ट्रेलिया की ब्रिक फील्डर और सदरली, सिमिलरली बुरान, ये सभी लोकल विंड्स हैं वर्ल्ड की। चिन्हुक, चिन्हुक भी जो है ये एक बेनिफिशियल विंड है। और चिन्हुक के बारे में आपको बताती हूँ, वार्म ड्राई विंड है ये, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पैसिफिक ओशन एंड ब्लोज ईस्टवर्ड ओवर द रॉकी माउंटेन्स। चिन्हुक हमने अभी देखा ना, यहाँ पर आपकी चिन्हुक थी, ये पैसिफिक ओशन से ओरिजिनेट होकर इस तरह से रॉकी माउंटेन पर ये ब्लो करेगी। उसके बारे में, इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ये है कि देन डाउन देयर स्लोप्स इनटू द प्रेरीज बिलो। प्रेरीज क्या है? प्रेरीज जो है ये घास के मैदान है, और प्रेरीज जाने जाते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा वीट ग्रो होता है। इट इज बेनिफिशियल टू रांचर्स ईस्ट ऑफ द रॉकीज एज इट कीप्स द ग्रासलैंड क्लियर ऑफ स्नो ड्यूरिंग मच ऑफ द विंटर। क्योंकि ये वार्म विंड है तो ये स्नो को मेल्ट कर देती है। अब इस वार्म विंड के ब्लो होने की वजह से वहां पर स्नो जो है, स्नो नहीं होता, ग्रासलैंड क्लियर ऑफ स्नो ड्यूरिंग मच ऑफ विंटर। मिस्ट्रल जो है ये हार्मफुल विंड है, नुकसानदायक है ये। मिस्ट्रल वन ऑफ द लोकल नेम्स गिवन टू सच विंड्स दैट ब्लो फ्रॉम ओवर फ्रांस टुवर्ड्स मेडिटेरेनियन सी। मिस्ट्रल कहां कहां ब्लो हो रही है ये देखो, यहां पर आपको अभी दिखाते हैं। ये रही आपकी मिस्ट्रल, MISTRAL, यूरोप में है ये विंड। वेरी कोल्ड है, ड्राई है, विद हाई स्पीड है। इट ब्रिंग्स ब्लिजर्ड इनटू सदर्न फ्रांस। क्यों नुकसानदायक हम इसको कह रहे हैं? हमने लू को भी नुकसानदायक कहा क्योंकि लोगों को लू लग जाती है, जबरदस्त हाई टेम्परेचर हो जाता है उन दिनों में। यह दक्षिणी फ्रांस में बर्फीले तूफान पैदा करती है। आगे सिरोको, सिरोको भी जो है ये एक हार्मफुल विंड है, मेडिटेरेनियन विंड है ये, दैट कम्स फ्रॉम सहारा एंड रीचेस हरिकेन स्पीड इन नॉर्थ अफ्रीका एंड सदर्न यूरोप। इट अराइजेस फ्रॉम अ वार्म ड्राई ट्रॉपिकल एयर मास दैट इज पुल्ड नॉर्थवर्ड बाय लोकल प्रेशर सेल्स मूविंग ईस्टवर्ड अक्रॉस द मेडिटेरेनियन सी विद अ विंड ओरिजिनेटिंग इन द अरेबियन एंड सहारा डेजर्ट। सिरोको causes dusty dry conditions along north coast of Africa, storms the Mediterranean Sea and cool wet weather in यूरोप। अब हम थोड़ा सा सिरोको के बारे में देखते हैं। सिरोको जो है हमारी कहां पर ओरिजिनेट हो रही थी? यहां पर। यहां पर हमारा सारा क्या है? यहां पर हमारा सारा डेजर्ट है। यहां पर तो ये ड्राई विंड है, उसके बाद ये सारा ये वाला पोर्शन कवर करेगी तो बीच में एक वाटर बॉडी आ गई। जब वाटर बॉडी के ऊपर से ट्रैवल करेगी तो मॉइस्चर पिकअप करेगी और थंडर स्टॉर्म्स कॉज करती है ये यूरोप में। वही आपको यहां पर दिया हुआ है, देखिए ध्यान से। ओके यहाँ पर आपका दिया हुआ सिरोको के बारे में। इट्स सिरोको मेडिटेरेनियन विंड है। इट कम्स फ्रॉम सहारा एंड रीचेस हरिकेन स्पीड इन नॉर्थ अफ्रीका एंड सदर्न यूरोप। इट arises from a warm dry tropical air mass. It is pulled northwards by local pressure cells moving eastward across the Mediterranean Sea and the wind originating in the Arabian and Sahara deserts. Sirocco causes dry dusty conditions along northern coast of Africa, storms in Mediterranean Sea and cool weather in
यूरोप। ठीक है, तो ये कहते हैं अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड्स। अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड्स इसका मतलब है ऊपरी उष्णकटिबंधीय पवने। ये क्या होती हैं? ये वो पवने हैं, ये वो विंड्स हैं जो आपको ट्रोपोस्फेयर के में ऊपर की ओर मिलेंगी। दीज विंड्स आर फाउंड अबव ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर मिलेंगी। जहां पर ट्रोपोस्फेयर हमारा खत्म होता है और जहां पर स्टार्ट होता है स्ट्राटोस्फेयर, वहां पर ये आपको मिलेंगी, इसलिए इनको नाम दिया गया है अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड। As height of troposphere is 18 km at the equator, but only 8 km at poles, troposphere seems more close to poles. तो आपको अच्छे से पता है कि ट्रोपोस्फेयर की हाइट कितनी है, इक्वेटर पर ये कितना है, इक्वेटर पर ये 18 किलोमीटर है, पोल्स पर ये कितना है, पोल्स पर ये 8 किलोमीटर है। एयर राइजेज एट इक्वेटर एंड अबव ट्रोपोस्फेयर अ हाई प्रेशर जोन गेट्स क्रिएटेड। हमने ये किया है कि इक्वेटर जो है वो सरप्लस हीटिंग वाला हमारा जोन है, वहां पर क्या होता है कि वहां पर एक कि जो एयर है वो हीट अप होती है और ऊपर जाकर अक्यूमुलेट हो जाती है। जब ऊपर जाकर अक्यूमुलेट होती है तो एक हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। इन द सेम वे लो प्रेशर जोन गेट्स क्रिएटेड अबव द पोल्स इन द अबव अपर ट्रोपोस्फेयर। जबकि जो हमारा पोल्स वाला एरिया है, पोल में जमीन की सतह के पास क्या होगा, जमीन की सतह के पास जो है वहां पर हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होगा। हाई प्रेशर इसलिए क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा ठंड है। तो ऊपर एटमॉस्फेयर में क्या होगा, ऊपर एटमॉस्फेयर में एक लो प्रेशर एरिया होगा, जिसकी वजह से अब इक्वेटर के ऊपर क्या है, मान लीजिए ये हमारा इक्वेटर है और ये हमारा पोल वाला रीजन है। इक्वेटर के ऊपर जो है हाई प्रेशर एरिया है और यहाँ पर लो प्रेशर एरिया है। तो विंड्स जो है वो इक्वेटर से आपके पोल्स की ओर बहेंगी, दोनों ही नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में। एयर अप फ्रॉम हाई प्रेशर स्टार्ट्स टू मूव टुवर्ड्स द लो प्रेशर, विंड अक्यूमुलेटेड अबव इक्वेटर एंड रैटिफाइड एटमॉस्फेयर अबव द पोल्स। यहां पर आप देखिए हीटेड एयर राइजिंग, हीटेड एयर जो है इक्वेटर के पास ये राइज करेगी, इस तरह से ये राइज करेगी और फिर ये दोनों नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में आपका ट्रैवल करेगी। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ऊपर आपका लो प्रेशर एरिया क्रिएट है, तो ये वहां पर जाकर आपके अक्यूमुलेट होने लगेगी। ये इस तरह से यहां पर आपको दिखाया गया है। The winds in upper atmosphere 2 to 3 km above the surface are free from frictional effect of the surface and are controlled by pressure gradient and Coriolis force. ऊपरी वायुमंडल की पवनें जो सतह से 2-3 किलोमीटर ऊपर की ओर होती हैं, इस प्रकार की पवनें सतह में घर्षण प्रभाव से मुक्त होती हैं तथा दाब प्रवणता तथा कोरोलिसिस बल द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। हायर द स्पीड ऑफ विंड स्ट्रॉन्गर द कोरोलिसिस फोर्स। जितनी ज्यादा स्पीड ऑफ विंड होगी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी कोरोलिसिस फोर्स होगी। अपर ट्रोपोस्फियर में एयर पार्शियल इनिशियली एट रेस्ट अबव इक्वेटर विल मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर बिकॉज ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। अपर ट्रोपोस्फियर में क्या होगा, एयर पार्शियल जो इनिशियली एट रेस्ट था इक्वेटर के ऊपर, वो अपने हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की ओर मूव करेगा और लो प्रेशर एरिया हमारा कहां है, अबव द पोल्स। एज दैट एयर पार्सल बिगेन्स टू मूव इट इज डिफ्लेक्टेड बाय द कोरोलिसिस फोर्स। कोरोलिसिस फोर्स के बारे में हम बात कर चुके हैं कि जो भी आपकी फ्लूइड चीजें हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टुवर्ड्स द राइट और सदर्न हेमिस्फीयर में टुवर्ड्स द लेफ्ट डिफ्लेक्ट होती हैं। एज दैट एयर पार्सल बिगेन्स टू मूव इट इज डिफ्लेक्टेड बाय कोरोलिसिस फोर्स टू द राइट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टू द लेफ्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर। यहां पर देखो, यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि ये आपको दिखाया गया है प्रेशर ग्रेडियंट। ये हमारा लो प्रेशर एरिया है, ये हमारा हाई प्रेशर एरिया है, क्लियरली आपको दिया गया है। तो विंड्स जो हैं दे विल मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टुवर्ड्स लो प्रेशर एरिया, जो कि आप देख रहे हैं। और यहां पर ये जियोस्ट्रोपिक विंड, ये देखिए इस तरह से हमारी जो विंड्स हैं दे आर गोइंग टू गेट डिफ्लेक्टेड। As the wind gains speed, the deflection increases until the Coriolis force equals the pressure gradient. Pressure gradient क्या है हमारा, PGF. As the speed is very high, instead of 45 degree, it is deflected 90 degree clockwise and move west to east. इस point पर wind will be blowing parallel to isobars, या isobars के parallel blow करती है perpendicular to the PGF. When this happens, जब ये होता है, ऐसी विंड को हम जियोस्ट्रोपिक विंड कहते हैं। That is why, इसीलिए जो अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड्स हैं, that is why they are also known as upper tropospheric westerlies wind. Upper troposphere में westerlies move at high speed, but inside westerlies there are strong narrow bands of high speed winds. इन high speed winds को हम jet stream कहते हैं। जो jet stream होती है उनकी स्पीड काफी ज्यादा होती है, approximately 300 km per hour. Speed of jet stream is about 300 km per hour. लेकिन ये हर westerlies के अंदर नहीं मिलते, but they are not found inside each westerlies. They are situated at the margins of meridional cells. आपने अच्छे से पढ़ा है
कि हमारे यहाँ हैडली सेल है, फेरल सेल है, पोलर सेल है। ओके, हमने पढ़ा था पिछले वाले वीडियो में पार्ट 1 एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में हैडली सेल कहाँ है, आपका फेरल सेल कहाँ है। जहां पर हैडली सेल और फेरल सेल मिलते हैं, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से हैडली सेल होगा, फिर फेरल सेल होगा, जहां पर ये मिलते हैं वहां पर आपको ये जेट स्ट्रीम्स मिलेंगी। दे आर सिचुएटेड एट द मार्जिन्स ऑफ मेरिडोनियल सेल। जेट स्ट्रीम्स जो है ये सरकमपोलर है, सिचुएटेड अराउंड एंड इनहेबिटिंग अराउंड वन ऑफ द अर्थ्स पोल्स। They are narrow, ये narrow है jet streams, concentrated bands of meandering upper tropospheric high velocity geostrophic streams bounded by low speed winds and are a part of upper level westerlies. Jet streams are winds that circle around the earth and poles as the center. There are 4 types of permanent jet streams, 4 प्रकार की permanent jet streams होती हैं। 2 polar jet stream है और 2 हमारी subtropical westerly jet stream। The stream of air is very narrow, ये ज्यादा चौड़ी नहीं होती है। ओके, इसकी जो चौड़ा देखो यहाँ पर दिया गया है 50 to 150 किलोमीटर अक्रॉस होएगी। When the temperature contrast is maximum, जब जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो मैक्सिमम होता है, तो ये जो जेट स्ट्रीम्स हैं दे फ्लो इन नियर स्ट्रेट पाथ, से आपको सीधी बहती हुई नजर आएंगी। जब टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है, जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो मैक्सिमम है, तब ये मियांडरिंग हो जाती है। मियांडरिंग का मतलब होता है इस तरह से हो जाएंगी, ठीक है। When the temperature contrast is maximum, jet streams flow nearly straight, ओके। आगे, बट व्हेन टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट रिड्यूसेस, यहां पर आपको कहा गया है कि जब टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट जो है वो कम होता है, उस समय में जो जेट स्ट्रीम्स हैं दे विल फॉलो अ मियांडरिंग पाथ। मियांडरिंग डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट, टेम्परेचर ग्रेडियंट। Meander is called peak or ridge if it is towards poles and trough if it is towards the equator. इन्फ्लुएंस ऑफ जेट स्ट्रीम ऑन द वेदर। अब ये जो जेट स्ट्रीम्स हैं इनका मौसम के ऊपर क्या असर पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, हम उसके बारे में बात करते हैं। जेट स्ट्रीम्स हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस बाय मास एक्सचेंज ऑफ एयर। Jet streams जो हैं they also influence the path of temperate cyclones. They have an influence on distribution of precipitation. Precipitation मतलब rainfall. जो सब tropical jet streams हैं and some temporary jet streams together, ये Indian monsoon के ऊपर भी आपका असर डालती हैं। Jet streams also exercise an influence on movement of air masses, which may cause prolonged drought or flood conditions. तो आप देख सकते हैं clearly ये हीट डिस्ट्रीब्यूशन में काम करती हैं, ये जो हमारे टेम्परेट साइक्लोन्स हैं उनके पाथ को इन्फ्लुएंस करती हैं, प्रेसिपिटेशन पर असर डालती हैं, इंडियन मॉनसून्स पर कुछ हद तक असर डालती हैं, और जो सूखा पड़ता है और जो बाढ़ वगैरह आती है उनके ऊपर भी दीर्घकालिक अकाल तथा बाढ़ की स्थिति पैदा कर सकती हैं। अपर ट्रोपोस्फेरिक जेट स्ट्रीम्स फ्लो जस्ट बिलो द ट्रोपोपोज। जेट स्ट्रीम्स जो हैं दे फ्लो जस्ट बिलो द ट्रोपोपोज। पोलर जेट स्ट्रीम्स फ्लो 6 to 9 kilometers above the ground and subtropical jet streams flow 10 to 16 kilometers above the ground. Why this difference in height? ये difference क्यों है? Because troposphere जो है वो thicker है at the equator 17 to 18 kilometer than at the poles. Why high velocity? इतनी velocity high क्यों है? Pressure gradient increases with altitude and creates high velocity winds at higher altitude. जो pressure gradient है वो increase होता है with height and it creates high velocity winds. Friction in upper troposphere is quite low due to less dense air. Hence jet streams flow at great velocities. Clearly जो हमारा अपर ट्रोपोस्फियर है वहां पे फ्रिक्शन नहीं है, बहुत ही कम है, क्योंकि वहां पर जो एयर डेंसिटी है वो काफी ज्यादा कम है, इसलिए स्पीड ज्यादा है। हेंस जेट स्ट्रीम्स फ्लो एट ग्रेट वेलोसिटीज। टेम्परेचर ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द वेलोसिटी ऑफ द जेट स्ट्रीम। टेम्परेचर भी जेट स्ट्रीम की वेलोसिटी पर असर डालता है। ग्रेटर द डिफरेंस इन एयर टेम्परेचर फास्टर द जेट स्ट्रीम विच कैन रीच स्पीड्स ऑफ 250 माइल्स पर आवर। देखो यहाँ पर स्पीड काफी ज्यादा है, और ग्रेटर बट एवरेज जो है हमारा 110 माइल्स पर आवर ही है। जेट स्ट्रीम जो है, जेट स्ट्रीम्स हैव एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर विंटर सीजन में और 50 किलोमीटर पर आवर इन समर सीजन में। तो विंटर सीजन में आप देख सकते हैं इनकी जो वेलोसिटी है वो काफी ज्यादा है। परमानेंट जेट स्ट्रीम्स, दो प्रकार की हमारी परमानेंट जेट स्ट्रीम्स हैं। एक है हमारी सब पोलर जेट्स जो कि लो लैटिट्यूड्स पर मिलती है, और दूसरी है हमारी पोलर फ्रंट जेट्स, ये आपको मिलेगी मिड लैटिट्यूड्स पर। अब हम इन दोनों के बारे में थोड़ा बात करते हैं। जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है उसको शॉर्ट फॉर्म में हमने लिखा हुआ है STJ। सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम इज प्रोड्यूस्ड बाय द अर्थ रोटेशन, ये अर्थ की रोटेशन की वजह से, कोरलोसिस फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होती है, एंड टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स की वजह से प्रोड्यूस होती है। इक्वेटर पर रोटेशन प्रोड्यूसेस ग्रेटर वेलोसिटी इन द एटमॉस्फेयर।
ये देखो यहाँ पर आपको क्लियरली नजर आ रहा है, ये है हमारी सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम और ये है हमारी पोलर जेट स्ट्रीम। सिमिलरली हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में हियर इज योर सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम और यहाँ पर है हमारी पोलर जेट स्ट्रीम। जैसे कि आपको मैं बता चुकी हूँ कि जहां पर हमारे सेल्स मिलते हैं वहां पर ये क्रिएट होती हैं। अगर ये हमारा इक्वेटर वाला रीजन है, यहाँ से देखो हम ऑलरेडी क्या बात कर चुके हैं कि यहाँ पर ऊपर एक हाई प्रेशर एरिया होता है। हाई प्रेशर एरिया क्यों है? हाई प्रेशर एरिया इसलिए है क्योंकि इक्वेटर पर जबरदस्त हीटिंग होती है जिसकी वजह से एयर राइज करेगी। ये सारी एयर जो है ये यहाँ पर आकर आपकी एक्यूमुलेट हो गई, हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया। सिमिलरली जो हमारे पोल्स हैं उनके ऊपर यहाँ पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। लो प्रेशर क्यों? क्योंकि यहाँ पर काफी हैवी एयर होती है तो ऊपर लो प्रेशर एरिया, तो विंड्स जो है वो यहाँ से इस ओर आपकी बहती हैं। जहां पर हैडली सेल और फेरल सेल मिलता है वहां पर आपको मिलेगी आपकी सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, और जहां पर फेरल सेल और पोलर सेल मिलते हैं वहां पर यहां पर आपको मिलेगी आपकी पोलर जेट स्ट्रीम। As a result, जो rising air है which spreads out northward and southward moves faster than the latitudes over which it is blowing. It is deflected to the right in the northern hemisphere and to the left in the southern hemisphere. And at about 30-degree latitude, it becomes concentrated as the subtropical jet stream. During winter, the subtropical jet stream is nearly continuous in both hemispheres. जो subtropical jet stream है, it exists all over the southern hemisphere. However, it is intermittent in northern hemisphere during summer when it migrates north. अब पोलर फ्रंट जेट क्या है? द पोलर जेट इज प्रोड्यूस्ड बाय टेम्परेचर डिफरेंस एंड इज क्लोजली रिलेटेड टू पोलर फ्रंट। जो पोलर फ्रंट जेट है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय टेम्परेचर डिफरेंसेस। इट हैज अ मोर वेरिएबल पोजीशन देन द सब ट्रॉपिकल जेट। समर में इट्स पोजीशन शिफ्ट टुवर्ड्स द पोल्स एंड विंटर में इट शिफ्ट्स टुवर्ड्स द इक्वेटर। जो जेट है ये स्ट्रॉन्ग और कंटिन्यूअस है विंटर सीजन में। इट ग्रेटली इन्फ्लुएंसेस क्लाइमेट्स ऑफ रीजन्स लाइंग क्लोज टू 60 डिग्री लैटिट्यूड। ये डिटरमिन करता है द पाथ एंड स्पीड एंड इंटेंसिटी of temperate cyclones. Temporary jet stream. When the polar and subtropical jet streams are best known and most studied, other jet streams can form when wind speeds are above 94 kilometers per hour in the upper troposphere at about 9 to 14.5 kilometer above the surface. There are few important ones. कुछ हमारी jet streams important है जिनमें नाम आता है सोमाली jet stream का और African easterly jet का. They are also major high velocity winds in the lower troposphere called low level jets. इनको हम लो लेवल जेट स्ट्रीम्स भी कहते हैं। ये आपको निचले शोभ मंडल में मिलेंगी। उसकी प्रमुख उच्च वेग वाली धाराएं हैं ये, जिन्हें निम्न स्तरीय जेट कहा जाता है। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट और अफ्रीकन ईस्टर्ली जेट। जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट है ये एक यूनिक एंड डोमिनेंट फीचर है ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फेरिक समर ओवर सदर्न एशिया एंड नॉर्दर्न अफ्रीका। इज फाउंड बिटवीन 5 डिग्री एंड 20 डिग्री नॉर्थ। इट इज फेयरली परसिस्टेंट इन इट्स पोजिशन, डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी फ्रॉम जून थ्रू द बिगिनिंग ऑफ October. During the South Asian summer monsoon, the TEJ induces secondary circulations that enhance convection over South India and nearby ocean. Establishment and maintenance of TEJ is not only understood, but it is believed that the jet may be caused by uniquely high temperatures. जो आपका ये ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट है इन द अपर लेवल वेंटिंग सिस्टम फॉर द स्ट्रॉन्ग साउथ वेस्ट मानसून। ये साउथ वेस्ट मानसून को काफी ज्यादा आपका इन्फ्लुएंस करता है। यहाँ पर आप क्लियरली देखिए ये हमारी जो टिबेटन बेल्ट है, ओके, टिबेटन प्लेटो, सॉरी, टिबेटन प्लेटो जो है वो एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। क्योंकि ये क्या है टिबेटन प्लेटो? ये एक हाई लेवल पर काफी ज्यादा फ्लैट लैंड है, क्योंकि प्लेटो का ऊपर का पोर्शन फ्लैट होता है तो इसकी इंटेंस हीटिंग होती है। अब इंटेंस हीटिंग होने की वजह से क्या होता है? इंटेंस हीटिंग होने की वजह से यहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है और यहाँ वाला जो पोर्शन है ये एक हाई प्रेशर एरिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वाटर है, वाटर जो है इट डजंट हीट अप सो फास्ट एज मच एज द लैंड। तो यहाँ से ये जो है सारे का सारे जो कोल्ड विंड्स हैं वो इस ओर बहती हैं और ये भारत में फिर बारिश करती हैं। Somali jet streams occurs during the summer over northern Madagascar and off the coast of Somalia. The jet is most intense from June to August. It is major cross equatorial flow from South Indian Ocean to Central Arabian Sea. Split in the axis of the jet over the Arabian Sea, more northern branch intersecting the west coast of India, जबकि जो southerly branch it moves eastward just south of India. जो jet streams हैं they remain relatively steady from June to September before moving southward to the South Indian Ocean during winter. ओके, ये क्लियरली आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सोमाली ओशन करंट है।
उसके बाद हमारी एक और है जिसका नाम है आपकी रोज़बी तरंगी, ठीक है। रोज़बी तरंगी इनको हम कहते हैं रोज़बी वेव्स। मियांडरिंग जेट स्ट्रीम्स को जो हमने बात की थी जो इस तरह से होती हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम रोज़बी वेव्स कहते हैं। रोज़बी वेव्स नेचुरल फिनोमिना है इन द एटमॉस्फेयर एंड ओशंस ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। जो प्लैनेटरी एटमॉस्फेयर्स हैं दे आर ड्यू टू वेरिएशन ऑफ द कोरोलिसिस इफेक्ट। व्हेन टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट लो होता है, स्पीड ऑफ जेट स्ट्रीम इज लो एंड कोरोलिसिस फोर्स इज वीक लीडिंग टू मियांडरिंग। रोज़बी waves do not meander consistently, but they have their own cycle or index cycle. Warm air from equator is pushed by Rossby wave upwards and cool air of poles push them downward, hence they become very wavy. Later, this pocket from equator transfers to poles and from poles to equator, hence by they resume their original shape. और इसी के पहले तो एयर मासेस होते क्या है एग्जैक्टली। अब एयर मासेस जो होते हैं ये एक होमोजीनियस सेक्शन ऑफ एयर होता है, ठीक है। अब होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, होमोजीनियस का मतलब होता है सेम थ्रू आउट। ओके, हम होमोजीनियस किसको कहेंगे, कोई ऐसी चीज जो सेम हो थ्रू आउट। ये एयर मास किसको कहेंगे, एयर मास एक ऐसा सेक्शन ऑफ एयर होगा जिसकी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, ठीक है। अब सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स से क्या मतलब है मेरा, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स से मेरा मतलब है कि थ्रू आउट उसका टेम्परेचर सेम होगा, साथ में थ्रू आउट उसकी मॉइस्चर कंडीशन सेम होगी, ठीक है। व्हेन द एयर रिमेन्स ओवर अ होमोजीनियस एरिया, होमोजीनियस का एरिया का मतलब होता है कि जो एरिया है सेम थ्रू आउट है। ऐसा नहीं हो सकता कि लैंड और वाटर, मान लीजिए कि ये इतना एरिया जो है ये लैंड और इतना एरिया वाटर है और इसके ऊपर कोई एयर मास है, वो होमोजीनियस नहीं हो सकता, क्योंकि इतना जो सेक्शन है ये वाटर वाली कैरेक्टर ट्रेट्स पिकअप करेगा और इतना जो है ये लैंड वाली करेगा। लेकिन अगर ये पूरे का पूरा ही सेम थ्रू आउट लैंड है तो इसके ऊपर जो एयर मास है वो होमोजीनियस होगा। व्हेन द एयर रिमेन्स ओवर अ होमोजीनियस एरिया, जब जो वायु है वो किसी होमोजीनियस एरिया के ऊपर होती है, जैसे कि कोई वास्ट ओशन हो सकता है, प्लेन हो सकता है, प्लेटूज हो सकते हैं, और ये इसके ऊपर रहती है जो हवा है ये काफी समय तक होती है इसके ऊपर जो वायु है फॉर अ सफिशिएंटली लॉन्गर टाइम, ये काफी लंबे समय तक वहां पर रहती है, तो ये उस एरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स को अक्वायर कर लेती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर वाटर के ऊपर है तो पानी से ये काफी सारा मॉइस्चर कंटेंट ले लेगी। The air with distinctive characteristics in terms of temperature and humidity is called an air mass. तो हम एयर मास किसको कहते हैं, ये एक ऐसा सेक्शन ऑफ एयर होगा, होमोजीनियस सेक्शन होगा, जो इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड इन टर्म्स ऑफ ह्यूमिडिटी वो आपका सेम थ्रू आउट होगा। ये लार्ज बॉडी ऑफ एयर है हैविंग लिटिल हॉरिजॉन्टल वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। ओके, लार्ज बॉडी ऑफ एयर हैविंग लिटिल हॉरिजॉन्टल वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। एयर masses form an integral part of the global planetary wind system, therefore they are associated with one or the other wind belt. ये देखो, ये वाला जो है हमारा ये कोल्ड एयर मास है, ये कहां पर है, अब ये वाला जो पोर्शन है हमारा समवेयर हियर वी आर गोइंग टू हैव द इक्वेटर, ठीक है। अब यहां पर आप क्लियरली देखो ये हमारा एक्सट्रीम नॉर्थ अमेरिका में है, तो ये कोल्ड एयर मास है। जो इक्वेटर के आसपास वाला एरिया है आप देखो वहां सरप्लस हीट वाला एरिया है, तो वहां पर जो हमारे डेवलप होते हैं वो वार्म एयर मासेस होते हैं। अब दे एक्सटेंड, एयर मासेस आपको कहां मिलेंगे, दे एक्सटेंड फ्रॉम सरफेस टू लोअर स्ट्रेटोस्फीयर एंड आर अक्रॉस थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स, पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट के ऊपर ये फैले हुए होते हैं। और एयर मासेस को हमने क्लासिफाई किया है अकॉर्डिंग टू देयर सोर्स रीजन्स। ओके, वो कहां से उनकी शुरुआत हो रही है उस हिसाब से हमने उनको क्लासिफाई किया है, ठीक है। अब वो किसके ऊपर डेवलप हो रहे हैं, क्या वो वाटर के ऊपर डेवलप हो रहे हैं, क्या वो कॉन्टिनेंट के ऊपर डेवलप हो रहे हैं, वो कहां डेवलप हो रहे हैं। देयर आर 5 मेजर सोर्स रीजन्स, 5 प्रकार के हमारे सोर्स रीजन्स हैं। एक तो है हमारे वार्म ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ओशंस, वो वाले ओशंस जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में पाए जाते हैं और उनके ऊपर जो फ्रंट्स हमारे डेवलप हो रहे हैं वो कंपेयर, देखो एक तो वार्म होता है और एक होता है वेरी हॉट, जो कॉन्टिनेंट के ऊपर डेवलप होते हैं एयर मासेस डेजर्ट एरियाज में वो तो वेरी हॉट होते हैं, और जो इतने गर्म नहीं होते हैं उनको हम वार्म कहेंगे। उसके बाद हमारे ऐसे हैं एयर मासेस जो कि सब ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट्स के ऊपर डेवलप होते हैं। फिर है हमारे रिलेटिवली कोल्ड हाई लैटिट्यूड ओशंस, जैसे कि हमारा नॉर्थ पोल के आसपास वाले जो ओशंस हैं वहां पर जो डेवलप हो रहे हैं। फिर है हमारे वेरी कोल्ड स्नो कवर्ड कॉन्टिनेंट्स इन हाई लैटिट्यूड्स, जैसे ग्रीनलैंड के ऊपर हो रहे हैं। फिर है हमारे परमानेंटली आइस कवर्ड कॉन्टिनेंट्स, जैसे कि हमारा आर्टिक और अंटार्कटिका वाला रीजन होता है, ठीक है। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली यहां पर बताना चाहूंगी कि जो
हमारे ये एयर मासेस हैं, हमने इनको पहले तो दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक तो है हमारा कॉन्टिनेंटल वाला जो कॉन्टिनेंट्स के ऊपर डेवलप होते हैं, और एक जो हमारे समुद्र के ऊपर डेवलप होते हैं उनको हम मरीन कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जो कॉन्टिनेंटल भी हैं, जो कॉन्टिनेंट्स के ऊपर डेवलप हो रहे हैं, इनको हमने आगे फर्दर डिवाइड किया है पोलर और ट्रॉपिकल। जो ट्रॉपिकल एरिया में डेवलप होते हैं उनको हम ट्रॉपिकल कह रहे हैं, जो पोल्स के आसपास हैं उनको पोलर। सिमिलरली जो हमारे मरीन वाले हैं उनको भी हमने डिवाइड किया है इनटू पोलर एंड ट्रॉपिकल, ठीक है। इनको भी हमने पोलर और ट्रॉपिकल में डिवाइड किया है। जो कॉन्टिनेंटल एयर मासेस हैं उनको हम सी से डिनोट करते हैं, जो आपके मरीन वाले हैं उनको हम एम से डिनोट करते हैं, ओके। अब देखो जो कॉन्टिनेंटल वाले हैं, कॉन्टिनेंटल एयर मासेस, वो जनरली ड्राई होंगे क्योंकि वाटर बॉडी पास नहीं है। वो अगर वो कोल्ड होंगे, ठीक है, और अगर वो कोल्ड हैं तो फिर वो स्टेबल भी होंगे, वो राइज नहीं करेंगे क्योंकि जो वार्म एयर मास होता है वो लाइटर होता है और वो राइज करता है। लेकिन जो हमारे मरीन वाले होंगे वो कोल्ड होंगे क्योंकि वो वाटर बॉडी के ऊपर डेवलप हो रहे हैं, उनमें मॉइस्चर कंटेंट आपका ज्यादा होगा। अब मॉइस्चर कंटेंट आपका ज्यादा होता है और उसमें वेपर कंटेंट ज्यादा होगा, ये अनस्टेबल होंगे, ठीक है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जो ट्रॉपिकल एयर मासेस हैं दे आर वार्म एंड पोलर एयर मासेस कोल्ड होते हैं। जो ट्रॉपिकल एयर मासेस हैं वो हीट सरप्लस जोन में है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में है, ठीक है ना। तो ये वाला एक ऐसा रीजन है जहां पर सरप्लस हीट मिलती है। जो ट्रॉपिकल एयर मासेस होते हैं वो वार्म होते हैं, और जो पोलर एयर मासेस हैं वो आपके कंपेरेटिवली कोल्ड हैं क्योंकि वो फ्रोजन एरियाज के ऊपर डेवलप हो रहे हैं। हीट ट्रांसफर प्रोसेसेस दैट वार्म्स और कूल्स द एयर टेक्स प्लेस स्लोली। जो आपका हीट ट्रांसफर की प्रोसेसेस चलती हैं वो धीरे धीरे चलती हैं। अब जो हमने एयर मासेस की बात की, अकॉर्डिंगली फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एयर मासेस आर रिकॉग्नाइज्ड। ये हमारे अलग अलग एयर मासेस हैं। एमटी का मतलब क्या है, देखो एम जो और सी जो है ये हम स्मॉल में लिखते हैं, जो टी है आपका और जो पी है और ए है ये हम कैपिटल में लिखते हैं। एम का मतलब है मरीन, सी का मतलब है कॉन्टिनेंटल, टी का मतलब है ट्रॉपिकल, पी का मतलब है पोलर और ए का मतलब है आर्टिक। तो मैरीटाइम ट्रॉपिकल, ठीक है। आगे मैं आपको ये फिगर में भी दिखाऊंगी। मैरीटाइम ट्रॉपिकल ये वाटर बॉडीज के ऊपर डेवलप होगा, ट्रॉपिकल रीजन्स में डेवलप होगा। उसके बाद है हमारा कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, नेक्स्ट है हमारा मैरीटाइम पोलर। दिस मीन एम स्टैंड्स फॉर मैरीटाइम और पी का मतलब है पोलर। ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेगा ध्रुवीय महासागर के ऊपर, ठीक है ना, जो पोलर रीजन्स में आपके वाटर बॉडीज है वहां पर। फिर यहाँ पर है कॉन्टिनेंटल पोलर, सी पी स्मॉल, सी कॉन्टिनेंटल एंड पी फॉर पोलर। तो ये आपको मिलेगा कॉन्टिनेंट्स में, जो पोलर कॉन्टिनेंट्स के ऊपर पोलर रीजन्स में, और कॉन्टिनेंटल आर्टिक ये आपको मिलेगा कॉन्टिनेंट्स के ऊपर आर्टिक रीजन में। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर मासेस हैं। अब हम इनको देखते हैं थ्रू द मैप। अब क्लियरली देखो, एमपी का मतलब क्या हुआ, मैरीटाइम पोलर, ओके। सीपी का मतलब क्या हुआ, कॉन्टिनेंटल पोलर, कॉन्टिनेंटल पोलर। और उसके बाद यहाँ पर देखो सी ए कॉन्टिनेंटल आर्टिक है ये। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए एमपी मैरीटाइम पोलर, ओके। यूरोप में अगर हम आ जाते हैं, एशिया में हम आ जाते हैं, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, कॉन्टिनेंटल पोलर। ये सीटी का मतलब है कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, मैरीटाइम ट्रॉपिकल। अब ये जितने भी आप ग्रीन ग्रीन देख रहे हैं ये जनरली हमारे कोल्ड वाले नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसे रीजन में अब हम आ गए हैं जहां पर कि सरप्लस हीट ऑफ द सन मिलेगी। ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, वो सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हो। ये टेम्परेट रीजन्स के हैं, ये हमारे इक्वेटर के आसपास वाले हैं, ओके। अब यहाँ पर आप देखो एमपी का मतलब मैरीटाइम पोलर, मैरीटाइम पोलर। यहाँ पर अगर आप देखें आर्टिक वाला आ गया। तो ये हमारे जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे एयर मासेस हैं, प्रिंसिपल वर्ल्ड एयर मासेस। सोर्स रीजन्स, अब हम बात करते हैं स्रोत के बारे में, ओके। homogeneous surfaces over which air masses form are called the source regions। अब ये किसके ऊपर डेवलप होते हैं, किसके ऊपर डेवलप हमें होते हैं, हमें उसके बारे में बात करनी होगी। देखो दो प्रकार के होंगे अगर हम सोर्स रीजन्स की बात करें। मॉडिफिकेशन के आधार पर इसकी हम दो क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एक है हमारा थर्मोडायनामिक, ठीक है। और थर्मोडायनामिक का मतलब क्या होता है, थर्मोडायनामिक का मतलब क्या ये होता है कि जो ट्रांसफर ऑफ हीट है, वो जो हीट ट्रांसफर हो रहा है, इट इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम एयर मास टू सरफेस। नीचे एक सरफेस होगा, राइट, उसके ऊपर हमारा एयर मास है यहाँ पर। तो जो हीट ट्रांसफर है वो सरफेस टू एयर मास हो रहा है। इस तरह से आपका जो हीट ट्रांसफर है वो हो रहा है, इसको हम कहते हैं थर्मोडायनामिक। और दूसरा है हमारा डायनामिक। डायनामिक में जो सरफेस है उसका कोई रोल नहीं होता है, इसमें
मैकेनिकल मिक्सिंग ऑफ एयर होगी। और मैकेनिकल मिक्सिंग ऑफ एयर का मतलब क्या होता है? मैकेनिकल मिक्सिंग ऑफ एयर का मतलब ये होता है कि जो एयर मासेस हैं हमारे, एक कोल्ड होगा एक वार्म होगा, वो आपस में मिक्स हो रहे हैं, और ये जो होता है ये अपर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर में होगा। ठीक है। जो थर्मोडायनामिक है उसमें क्या है, मैंने आपको बताया कि ट्रांसफर ऑफ हीट होती है फ्रॉम एयर मास टू सरफेस। ओके, अब इसमें जो वार्म होता है उसको हम डिनोट करते हैं W से, और जो कोल्ड होता है उसको हम डिनोट करते हैं K से। अब ये ट्रांसफर ऑफ हीट कहां से कहां होगी? ये ट्रांसफर ऑफ हीट जो है वो वार्मर से कोल्डर को होगी, क्योंकि हमेशा हीट क्या ये हीट ऐसी ट्रांसफर होती है ना कि फ्रॉम हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी ट्रांसफर होती है। तो जो वार्म है उसको हम W से डिनोट करेंगे, जो कोल्ड है उसको हम K से डिनोट करेंगे। ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट वाला है हमारा अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर वाला, जिसको हम डायनामिक कह रहे थे, इसमें हमारी टर्बुलेंस मिक्सिंग ऑफ एयर मासेस हो जाती है, सब्सिडेंस ऑफ द एयर की वजह से फॉर्म होता है। अब यहां पर दो वर्ड्स और आपको जानने की जरूरत है। अगर कोई स्टेबल एयर मास है तो हम उसको S से डिनोट करते हैं, और अगर कोई अनस्टेबल एयर मास है तो हम उसको U से डिनोट करेंगे। जैसे मैंने आपको पीछे वाली स्लाइड्स में C क्या है, P क्या है, M क्या है वो सारा बताया, T क्या है आपका वो सारा बताया, A क्या है। सिमिलरली अब आपको ये भी कुछ जानने की जरूरत है। वार्म को हम W से, कोल्ड को K से, स्टेबल को S से, और अनस्टेबल को U से डिनोट करेंगे। ओके, अब कोल्ड के लिए C नहीं यूज कर रहे हैं क्योंकि हम कॉन्टिनेंट के लिए ऑलरेडी C अल्फाबेट ले चुके हैं। सोर्स रीजन्स एस्टैब्लिश हीट एंड मॉइस्चर इक्विलिब्रियम विद द ओवरलाइंग एयर मास। व्हेन एन एयर मास मूव्स अवे फ्रॉम अ सोर्स रीजन, upper level maintains the physical characteristics for a longer period. This is possible because air masses are stable with stagnant air which do not facilitate convection. Conduction and radiation in such stagnant air भी यहाँ पर ज्यादा असरदार नहीं होती है। अब कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एयर मासेस, कि आपको ये एयर मासेस कहाँ मिलेंगे, ये कहाँ फॉर्म होते हैं, इस तरह की काफी सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। जैसे यहाँ पर देखो, जहां पर एक्सटेंसिव सोर्स रीजन्स होंगे विद जेंटल डाइवर्जेंट एयर सर्कुलेशन। जेंटल होनी चाहिए एयर सर्कुलेशन, ताकि ऐसा ना हो कि फॉर्मेशन हो रही हो फ्रंट की और वो तुरंत वहां से कैरी अवे हो जाए, ऐसा नहीं होगा। हाई प्रेशर एरियाज बट लिटिल प्रेशर डिफरेंस, बहुत ज्यादा प्रेशर डिफरेंस ना हो। प्रेशर or pressure gradients are ideal source regions. There are no major source regions in the mid latitudes as these regions are dominated by cyclonic and other disturbances. अब हम बात करते हैं कोल्ड एयर मास के बारे में। कोल्ड एयर मास इज वन विच इज कोल्डर देन द अंडरलाइंग सरफेस एंड इज एसोसिएटेड विद इंस्टेबिलिटी एंड एटमॉस्फेरिक टर्ब्यूलेंस। ठीक है। अब कोल्ड एयर मास के बारे में यहाँ पर क्या दिया गया है? कोल्ड एयर मास के बारे में वो ये दिया गया है कि जो कोल्ड एयर मास होता है ये वो होता है कि जो अंडरलाइंग सरफेस के कंपैरिजन में कोल्ड हो। ओके, ये इनस्टेबिलिटी लेकर आता है एंड एटमॉस्फेरिक टर्ब्यूलेंस लेकर आएगा। इनस्टेबिलिटी क्यों लेकर आएगा? क्योंकि कोल्ड एयर होगी तो हैवी एयर होगी, डेंस एयर होगी, वो सिंक करेगी, राइट। और आपको ये कोल्ड एयर मास कहां कहां मिलेगा? जहां पर भी नीचे जो सरफेस है वो ठंडा होगा वहां पर ये कोल्ड एयर मास डेवलप होगा। जैसे कि ये आर्टिक ओशन में डेवलप होता है, और ओशन में जब भी डेवलप होगा तो इसका मॉइस्चर कंटेंट भी अच्छा होगा, तो कोल्ड एंड मॉइस्ट होगा। साइबेरिया जो है, साइबेरियन प्लेन्स, वन ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड, लेकिन वहां पर वाटर सोर्स नहीं है तो वहां पर ये कोल्ड एंड ड्राई है। नॉर्दर्न कनाडा में ये कोल्ड एंड ड्राई है, और सदर्न ओशन में ये कोल्ड एंड मॉइस्ट है। ये सभी जगह हैं जो कोल्ड सोर्स के लिए पोलर एयर मास कोल्ड सोर्स रीजन्स हैं। अब जो वार्म एयर मास है वो कहां डेवलप होता है? अ वार्म एयर मास इज वन विच इज वार्मर देन द अंडरलाइंग सरफेस। सबसे पहले तो गर्म वायु राशि से हमारा क्या मतलब है? गर्म वायु राशि से हमारा ये मतलब है ये वो एयर की बॉडी होगी जो कि अंडरलाइंग सरफेस से कंपैरेटिवली वार्मर होगी, अधिक गर्म होती है। आगे देखो, वार्म सोर्स रीजन्स, ट्रॉपिकल एयर मासेस, जैसे कि सहारा डेजर्ट के ऊपर डेवलप होगा, वार्म एंड ड्राई होगा वहां पर। ट्रॉपिकल ओशंस के ऊपर डेवलप होगा, लेकिन वहां पर वार्म एंड मॉइस्ट होगा क्योंकि इसमें मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होगा। इन्फ्लुएंस ऑफ एयर मासेस ऑन वर्ल्ड वेदर। ओके, properties of an air mass which influence the accompanying weather are vertical distribution, temperature and moisture content। ये जो एयर मासेस होते हैं ये वर्ल्ड के मौसम के ऊपर भी अच्छा खासा असर डालते हैं, क्योंकि आगे हम ये इसी वीडियो में आगे ये भी देखेंगे कि किस तरह से असर डालते हैं। एक वायु राशि का वह गुण जो सहवर्ती मौसम को प्रभावित करता है वह ऊर्ध्वाधर तापमान वितरण और आर्द्रता है।
ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी, कहाँ कहाँ कौन से आपके प्रिंसिपल एयर मासेस हैं वर्ल्ड में, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं आगे। एयर मासेस कैरी एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर फ्रॉम ओशंस टू कॉन्टिनेंट्स एंड कॉज प्रेसिपिटेशन ओवर लैंड मासेस। जैसे कि हमने कहा अभी कि ये टेम्परेचर के ऊपर अच्छा खासा असर डालते हैं। तो जो एयर मासेस होते हैं वो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को ओशंस से हटाकर कॉन्टिनेंट्स के ऊपर ले जाते हैं। दे ट्रांसपोर्ट लैटेंट हीट, thus removing the latitudinal heat balance। अब latent heat को भी वो ट्रांसपोर्ट करेंगे। मोस्ट ऑफ द माइग्रेटरी एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस जैसे कि साइक्लोन्स हैं, स्टॉर्म्स ओरिजिनेट होते हैं एट द कॉन्टैक्ट जोन बिटवीन डिफरेंट एयर मासेस एंड वेदर एसोसिएटेड विद दिस डिस्टर्बेंसेस इज डिटरमिन्ड बाय कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एयर मासेस इन्वॉल्व्ड। आगे हम फ्रंट्स के बारे में बात करेंगे। वार्म फ्रंट क्या है, कोल्ड फ्रंट क्या है, दोनों फ्रंट जहां मिलते हैं वहां पर किस प्रकार का मौसम होता है, तो उसमें ये सारे का सारा कवर हो जाएगा कि जब दो फ्रंट्स आपस में मिलते हैं, सपोज वार्म और कोल्ड है, तो फिर किस प्रकार की वहां पर वेदर कंडीशंस होती हैं। Classification of air masses classified into polar and tropical air mass which can be either of maritime or continental type। जो continental polar air masses हैं उनको हम CP से डिनोट कर रहे हैं। इनका सोर्स रीजन क्या क्या है, आर्टिक बेसिन है, नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्दर्न नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया है, अंटार्कटिका है। ओके, क्योंकि ये कॉन्टिनेंट के ऊपर है तो ये सभी कॉन्टिनेंट का पोर्शन आता है, पोलर के आसपास वाला एरिया है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक तो ड्राई होगी क्योंकि आसपास कोई वाटर बॉडी नहीं है, ये बेहद ठंडे होंगे क्योंकि ये हायर लैटिट्यूड्स में आपके लोकेटेड है। और जो कोल्ड एयर मासेस होते हैं वो स्टेबल होते हैं, जो वार्म होते हैं मॉइस्चर वाले होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, वो राइज करते हैं। अगर वो राइज करेंगे तो आसपास की जगह की जो हवा है वो उस वैक्यूम को फिल करने की कोशिश करती है। Weather during winter is frigid, clear and stable. During summer, weather is less stable and with lesser prevalence of anticyclonic winds, warmer land masses and lesser snow। आगे है हमारा मेरीटाइम पोलर एयर मासेस, जिसको हम MP से डिनोट करते हैं। ये कहाँ मिलेगा आपको, ये मिलेगा इन ओशंस बिटवीन 40 डिग्री एंड 60 डिग्री लैटिट्यूड। ओशंस बिटवीन 40 डिग्री एंड 60 डिग्री लैटिट्यूड्स, दीज आर एक्चुअली दोज कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मासेस विच हैव मूव्ड ओवर वार्मर ओशंस। ये वो कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मासेस हैं जो कि वार्मर ओशंस के ऊपर से ट्रैवल करते हैं। दे हैव गॉट हीटेड अप एंड हैव कलेक्टेड मॉइस्चर। ठीक है, इनमें पी जो है वो क्लियरली आपका कि ये वाटर बॉडी के ऊपर उसको डिनोट कर रहा है। कहाँ मिलेंगे, 40 डिग्री टू 60 डिग्री लैटिट्यूड्स के बीच में। और दीज आर एक्चुअली दोज कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मासेस जिन्होंने मूव किया ओवर वार्मर ओशंस के ऊपर मूव किया तो थोड़े हीटेड अप हो गए और इन्होंने मॉइस्चर कंटेंट पिकअप किया। ये कंपेरेटिवली कूल होंगे क्योंकि इनमें मॉइस्चर कंटेंट है, मॉइस्ट होंगे और अनस्टेबल होंगे। जब भी वार्म होगा और उसमें मॉइस्चर कंटेंट होगा वो अनस्टेबल हो जाता है। दीज आर रीजन्स विच कैन नॉट लाई स्टैग्नेंट फॉर लॉन्ग। ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जो लंबे समय तक स्थिर नहीं रह सकते हैं। वेदर ड्यूरिंग विंटर्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई ह्यूमिडिटी, ओवरकास्ट स्काइज होंगी, बादल होंगे, ओकेजनल फॉग हो जाएगी और रेनफॉल होगी। ड्यूरिंग समर यहाँ पर वेदर जो होती है क्लियर होती है और वेदर जो है वो फेयर एंड स्टेबल होगी। अब कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मासेस जो CT से डिनोट किया गया है। सोर्स रीजन इसके क्या है, ट्रॉपिकल एरियाज हैं, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स हैं, सहारा, अफ्रीका, वेस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया के जहां पर हमारे डेजर्ट्स लोकेटेड है। दीज एयर मासेस आर ड्राई, ये हॉट होते हैं, स्टेबल होते हैं, डू नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड देयर सोर्स, और ये साल भर आपके ड्राई रहते हैं, डेजर्ट रीजन्स हैं ये। मेरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मासेस, सोर्स रीजन्स क्या है, ओशंस इन ट्रॉपिक्स हैं एंड सब ट्रॉपिक्स हैं सच एज मैक्सिकन गल्फ, पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशंस। यहाँ पर एयर मासेस वार्म, ह्यूमिड और अनस्टेबल होते हैं। वेदर ड्यूरिंग विंटर हैज माइल्ड टेम्परेचर, ओवरकास्ट स्काइज विद फॉग। ड्यूरिंग समर वेदर इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, क्यूमुलस क्लाउड्स एंड कन्वेक्शनल रेनफॉल। अब ये कहाँ पर आ गए, हम आ गए ट्रॉपिकल रीजन के बीच में। वहां पर जो वाटर बॉडीज हैं उनके ऊपर कैसे एयर मासेस होंगे। अब इनका सोर्स रीजन क्या है, इनका सोर्स रीजन कहां पर ये डेवलप हो रहे हैं, ये ट्रॉपिकल जो रीजन्स हमारे वहां पर जो ओशंस हैं, जो मैक्सिकन गल्फ है, पैसिफिक और अटलांटिक ओशन, उनके ऊपर ये डेवलप हो रहे हैं। अब क्योंकि वाटर बॉडीज के ऊपर डेवलप हो रहे हैं, ये ह्यूमिड होंगे, वार्म होंगे, अनस्टेबल भी होंगे। और वेदर कैसी होती है, वेदर ड्यूरिंग विंटर हैज माइल्ड टेम्परेचर्स, ओवरकास्ट स्काइज होती हैं विद फॉग। समर में वेदर में जो है हाई टेम्परेचर होता है, हाई ह्यूमिडिटी होती है, क्लाउड फॉर्मेशन होती है और रेनफॉल।
अब हम बात करेंगे फ्रंट्स के बारे में। अभी तो हमने सारे एयर मासेस के बारे में बात की और अब मैं आपसे बात करूंगी फ्रंट्स के बारे में। एग्जैक्टली फ्रंट होता क्या है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि फ्रंट होता क्या है, ये कोई लड़ाई वाला फ्रंट नहीं है हमारा, ठीक है। कि अब यहां पर फ्रंट का मतलब होता है जब दो एयर मासेस आपस में मिलते हैं, ठीक है। दो डिस्टिंक्ट एयर मासेस। अब डिस्टिंक्ट एयर मासेस का मतलब मेरा क्या हुआ, डिस्टिंक्ट एयर मासेस से मेरा मतलब हुआ कि एक एयर मास तो हमारा वार्म है और दूसरा हमारा कोल्ड है, ठीक है। जब दो एयर मासेस आपस में इस तरह से मिलेंगे, मान लो ये ए है और ये बी है, तो होगा क्या कि इन दोनों की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब ये एक वार्म और एक कोल्ड है, तो दोनों की टेम्परेचर कंडीशंस अलग होंगी, दोनों का प्रेशर कंडीशंस अलग होंगी, दोनों की ह्यूमिडिटी अलग होंगी। तो ये दोनों आपस में मिक्सअप नहीं होते हैं। और होता क्या है कि इनके बीच में किस तरह से स्लोपिंग बाउंड्री लाइन डेवलप होती है, स्लोपिंग बाउंड्री डेवलप होती है। इसको हम फ्रंट कहते हैं। व्हेन टू डिफरेंट एयर मासेस मीट, द बाउंड्री जोन बिटवीन देम इज कॉल्ड अ फ्रंट। जो बाउंड्री जोन है उनके बीच में, उसको हम फ्रंट कहते हैं, ठीक है। फ्रंट कहते हैं उसको। और चार प्रकार के फ्रंट्स होते हैं, कोल्ड फ्रंट्स, वार्म फ्रंट्स, ऑक्लूडेड और स्टेशनरी, ठीक है। चार प्रकार के हमारे फ्रंट्स कौन कौन से हैं। एक तो है हमारा कोल्ड, और वो जो कोल्ड है उसको हम पिक्चर्स में इस तरह से आप देखेंगे, जो आपको पिक्चर्स होती हैं उसमें। और उसके बाद एक हमारा वार्म फ्रंट होता है। वार्म में क्या होता है, वार्म में इस तरह से आपका वार्म फ्रंट को हम इस तरह से इंडिकेट करते हैं। उसके बाद हमारा एक ऑक्लूडेड होता है, OCCLUDED, ऑक्लूडेड। ऑक्लूडेड इन दोनों के कॉम्बिनेशन से डिनोट किया जाता है, ऐसे फिर ट्रायंगुलर, फिर ऐसे, इस तरह से होता है। और उसके बाद हमारा स्टेशनरी फ्रंट होता है। ओके, स्टेशनरी जो होता है, स्टेशनरी का मतलब स्थायी होता है ना, तो इसमें एक इस तरह से होगा, फिर नीचे ट्रायंगुलर, फिर इस तरह से, फिर नीचे, और इस तरह से आपका स्टेशनरी फ्रंट है। तो टोटल चार प्रकार के फ्रंट्स हैं, कोल्ड, वार्म, ऑक्लूडेड और स्टेशनरी। और इधर मैंने आपको दिखाया कि इनको किस तरह से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब जो फ्रंट्स हैं हमारे, मैंने आपको बताया कि दो प्रकार की एयर्स जब आप एयर मासेस मिलते हैं तब ये डेवलप होंगे। फ्रंट्स आर टिपिकल फीचर्स ऑफ टेम्परेट रीजन। टेम्परेट रीजन में बहुत डेवलप होते हैं, 30 to 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। ये ट्रॉपिकल और पोलर रीजन्स में ज्यादा कॉमन नहीं है, क्योंकि पोलर रीजन में हमने क्या देखा, पोलर रीजन में तो जितना भी हमने एयर मासेस देखे वो मोस्टली कोल्ड है। दे आर टिपिकल फीचर्स ऑफ टेम्परेट रीजन। टेम्परेट रीजन का मतलब है 60 डिग्री नॉर्थ एंड 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर, ठीक है ना। अब ये टेम्परेट रीजन्स में ही क्यों डेवलप हो रहे हैं, क्यों हमें ये पोलर और ट्रॉपिकल, दे आर अनकॉमन इन ट्रॉपिकल एंड पोलर रीजन। अब देखो, फ्रंट्स डेवलप होने के लिए वार्म और कोल्ड एयर दोनों का होना जरूरी है। अब अगर आप यहां पर पोलर रीजन में देखें तो सारे के सारे हमारे कोल्ड ही हैं, राइट, सारे के सारे कोल्ड हैं। ये जो डार्क पर्पल है ये कोल्ड को इंडिकेट करता है कि ये सारी कोल्ड एयर मासेस हैं। अब जो उसके बाद हमारा नेक्स्ट रीजन पड़ता है, ये वाला जो पोर्शन है हमारा, जो टेम्परेट रीजन है, वो एक ऐसा ट्रॉपिकल रीजन अगर आप देखें तो वहां पर सारे के सारे हमारी वार्म एयर मासेस हैं। अगर वार्म एयर मासेस होंगे तो उनको कोल्ड नहीं मिले तो फ्रंट डेवलप कैसे होगा। दोनों की अवेलेबिलिटी, दोनों प्रकार की जो एयर मासेस हैं, वार्म एंड कोल्ड, वो अवेलेबल है हमारे टेम्परेट रीजन में, इसलिए फ्रंट्स वहां पर डेवलप हो रहे हैं। फ्रंट इज अ 3 डायमेंशनल बाउंड्री जोन है बिटवीन टू कन्वर्जिंग एयर मासेस। डिफरेंट होती हैं ये एयर मासेस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनके टेम्परेचर डिफरेंसेस है, ह्यूमिडिटी बहुत डिफरेंट है और डेंसिटी बहुत डिफरेंट है। टू एयर मासेस डोंट मर्ज रेडिली, आपस में जल्दी से मिक्सअप नहीं होंगे ड्यू टू इफेक्ट ऑफ द कन्वर्जिंग एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, रिलेटिवली हाई डिफ्यूजन कोएफिशिएंट एंड लो थर्मल कंडक्टिविटी। काफी सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन दो एयर मासेस को आपस में मर्ज नहीं होने देंगे, जिस वजह से ये एक स्लोपिंग बाउंड्री डेवलप हो रही है, जिसको कि हम फ्रंट कह रहे हैं। ओके, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ फ्रंट इज नोन एज फ्रंटोजेनेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो टर्म्स, इनको समझना। एंड डेसिपिएशन ऑफ अ फ्रंट इज नोन एज फ्रंटोलिसिस। फ्रंटोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब क्या होता है, जेनेसिस का मतलब होता है क्रिएशन, निर्माण। फ्रंट का जो बनना होता है उस प्रोसेस को हम फ्रंटोजेनेसिस कहते हैं। और फ्रंट का जो खत्म होना होता है, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि फ्रंट बन के वैसे का वैसे रहेगा, नो, फ्रंट खत्म भी होता है, डिस्ट्रॉय भी होता है। उसको, उसकी डिस्ट्रक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्शन को हम कहते हैं फ्रंटोलिसिस। फ्रंटोलिसिस, लिसिस का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन। ये दो टर्म्स आप याद रखेंगे। फ्रंटोजेनेसिस इन्वॉल्व्स कन्वर्जेंस ऑफ टू डिस्टिंक्ट एयर मासेस। जब दो डिस्टिंक्ट एयर मासेस वार्म और कोल्ड एक साथ आते हैं तो फ्रंट बनेगा, राइट। फ्रंटोजेनेसिस इन्वॉल्व्स कन्वर्जेंस ऑफ टू डिस्टिंक्ट एयर मासेस। फ्रंटोलिसिस इन्वॉल्व्स ओवरराइडिंग ऑफ द एयर मास बाय अनदर। ओके,
और फ्रंटोलिसिस में क्या होता है, अगर मान लीजिए दो एयर मासेस ऑपोजिट डायरेक्शन में, पहले तो दोनों मिल रहे हैं, ओके, मान लो हमारा फ्रंट बन गया, लेकिन मान लीजिए कि दो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो फ्रंट बनेगा नहीं ना, फ्रंट तो फिर डिस्ट्रॉय होगा, उसको फ्रंटोलिसिस कहेंगे। इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर फ्रंटोजेनेसिस हैपेंस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हमने कोरोलिसिस फोर्स वाला पढ़ा है ना, कि सभी जो फ्लूइड्स हैं अगर वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो दे विल डिविएट टुवर्ड्स द राइट, और अगर वो सदर्न हेमिस्फीयर में है तो दे विल डिविएट टुवर्ड्स द लेफ्ट। अब उसी बेसिस पर जो हमारे फ्रंट्स बनते हैं आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनते हैं, ओके, एंड इन सदर्न हेमिस्फीयर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनते हैं। दिस इज ड्यू टू द कोरोलिसिस इफेक्ट। मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स और टेम्परेट साइक्लोन्स और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अकर ड्यू टू फ्रंटोजेनेसिस। जो हमारे मिड लैटिट्यूड्स हैं टेम्परेट रीजन्स वाले, वहां पर साइक्लोन्स और टेम्परेट साइक्लोन्स या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्यों आते हैं? वो इसलिए आते हैं क्योंकि एक वार्म एयर मास और एक कोल्ड एयर मास जो है वो एक साथ आ गए हैं और फ्रंट की क्रिएशन हुई है। हम एक सेपरेट वीडियो करेंगे जिसमें हम पूरा डिटेल में साइक्लोन्स, एंटी साइक्लोन्स सबके बारे में करेंगे। सो राइट नाउ यू जस्ट नीड टू नो दिस। The temperature contrast and the thickness of frontal zone are inversely proportional. जो दो air masses होते हैं with higher temperature difference do not merge readily. ये आसानी से आपस में mix-up नहीं होते. So the front formed is less thick. Okay. With a sudden change in temperature through a front, there is a change in pressure also. Frontal activity is invariably associated with cloudiness and precipitation. Yes, ये जो front बनते हैं frontolysis और जो आपका frontogenesis है, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है वहां की वेदर कंडीशंस पर। फ्रंटल एक्टिविटी इज इनवेरिएबली एसोसिएटेड विद क्लाउडीनेस, कितनी क्लाउड फॉर्मेशन हो रही है, कितनी प्रेसिपिटेशन हो रही है, बिकॉज ऑफ असेंट ऑफ वार्म एयर विच कूल्स डाउन एडियाबैटिकली, कंडेंसेस एंड कॉजेज रेनफॉल। अब मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बताती हूँ कि एडियाबैटिक कूलिंग होती क्या है। देखो, मान लो एक पोजीशन है ये ए और एक पोजीशन है ये बी। यहां पर अगर कोई एयर पार्सल है, उसके जो पार्टिकल्स हैं ड्यू टू प्रेशर वो काफी क्लोजली पैक्ड होंगे, लेकिन मान लो बी वाली हमारी सेकंड पोजीशन है जो कुछ ऊंचाई पर है, यहां पर पार्टिकल्स इतने ज्यादा क्लोज नहीं होंगे, राइट। अब होता क्या है, देखो एडियाबैटिकली कूलिंग का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बिना कोई एक्सटर्नल हीटिंग के या बिना किसी एक्सटर्नल इफेक्ट के अगर कोई ऐसी बॉडी है जो कि हीट लूज करती है या हीट गेन करती है, तो वहां पर एडियाबैटिक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब जब कोई अपर लेयर्स इन द एटमॉस्फेयर में सेम एयर मास है, तो क्या होगा, उसके ऊपर प्रेशर कम है। प्रेशर कम होगा तो जो पार्टिकल्स हैं उसके वो दूर दूर हो जाएंगे। अब दूर दूर होने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? दूर दूर होने के लिए, मान लो इनिशियल पोजीशन इतनी पास पास थी, तो उनको दूर होने के लिए वाइब्रेट होकर दूर जाना पड़ेगा। जब वो वाइब्रेट करेंगे तो वो अपनी हीट एनर्जी लूज करेंगे। जब हीट एनर्जी वो लूज करते हैं तो कूलिंग हो जाएगी, ठीक है। तो जो वार्म एयर राइज करेगी वो एडियाबैटिकली कूल डाउन हो जाएगी। जब वो कूल डाउन हो जाएगी तो वाटर वेपर से वो वाटर में कन्वर्ट होएगी, वाटर ड्रॉपलेट्स बनेंगे। ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये किसी हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के ऊपर सेटल होंगे, ये क्लाउड फॉर्मेशन करेंगे, कंडेंसेशन होगी और फाइनली आपकी रेनफॉल होगी। इंटेंसिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन डिपेंड्स ऑन स्लोप ऑफ असेंट, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन असेंडिंग एयर। यस, कितनी बारिश हो रही है ये डिपेंड करता है कि उस वार्म एयर में मॉइस्चर कंटेंट कितना था। तो हमारे 4 टाइप्स के फ्रंट हैं, स्टेशनरी, कोल्ड, वार्म और अक्लूडेड। कोल्ड को हम कैसे डिनोट करते हैं? मैंने आपको बताया था कि कोल्ड को हम इस तरह से ट्रायंगुलर में डिनोट करते हैं। जो आपका ये कोल्ड फ्रंट है, वार्म फ्रंट जो है उसको हम इस तरह से आपका डिनोट करते हैं। फिर हमारा जो ऑक्लूडेड है उसको हम इस तरह से आपका डिनोट करेंगे, ठीक है। और जो हमारा स्टेशनरी था उसमें दोनों फ्रंट्स मूव नहीं करते हैं, उसको हम इस तरह से आपका डिनोट करेंगे। तो 4 प्रकार के हमारे ये फ्रंट्स हैं। अब फ्रंट्स आपको मिलेंगे कहाँ? फ्रंट्स आपको वहां पर मिलेंगे जहां शार्प चेंज ऑफ टेम्परेचर हो जाए, क्योंकि एक वार्म है एक कोल्ड है, शार्प चेंज ऑफ टेम्परेचर तो अपने आप है। जहां पर शार्प चेंज इन मॉइस्चर हो, जहां पे शिफ्ट इन विंड एयर हो, इस तरह की जगहों पर आपको फ्रंट्स मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेशनरी फ्रंट की। स्टेशनरी फ्रंट क्या होता है? स्टेशनरी का मतलब ही होता क्या है? अचर, ये चलेगा नहीं, स्थायी होगा ये। व्हेन द सरफेस पोजीशन ऑफ अ फ्रंट डज नॉट चेंज, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती। व्हेन 2 एयर मासेस आर अनेबल टू पुश अगेंस्ट ईच अदर, अ स्टेशनरी फ्रंट इज फॉर्म्ड। 2 एयर मासेस हैं, एक वार्म है एक कोल्ड है, पर दोनों आपस में पुश नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हमारा स्टेशनरी फ्रंट बनेगा। विंड मोशन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द फ्रंट इज पैरेलल टू द फ्रंट, ठीक है। जो विंड मोशन है दोनों साइड्स में, इट इज पैरेलल टू द फ्रंट।
warm and cold fronts stop moving so the name stationary front। जो warm और cold fronts हैं वो हिलते डुलते नहीं है, वहीं के वहीं रहते हैं, इसलिए इसका नाम stationary front पड़ा। Once this boundary resumes its forward motion, it becomes a warm front or a cold front। जैसे ही movement होगा वैसी सिचुएशन में डिपेंडिंग अपॉन क्या चेंजेस हुए हैं, किस डायरेक्शन में मूव हुआ और वो सब, हम इसको नाम दे देंगे वार्म फ्रंट या कोल्ड फ्रंट। देखो यहां पर ये हमारा एक कूल एयर पार्सल है, यहां पर हमारा एक वार्म एयर पार्सल है। ओके, अब होगा ये दोनों दे विल नॉट मूव, तो ऐसी सिचुएशन में बनाएंगे स्टेशनरी फ्रंट। वेदर अलोंग अ स्टेशनरी फ्रंट, कैसा मौसम होगा वहां के, ये जलवायु पर क्या असर डालेगा? Cumulonimbus clouds are going to be formed। ओके, cumulonimbus clouds जो हैं ये बारिश लेकर आते हैं, कपासी वर्षी बादल का निर्माण होगा। क्लाउड्स को हम अगले एक और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओवररनिंग ऑफ वार्म एयर अलोंग विद द फ्रंट कॉजेज फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। जब दो फ्रंट्स आते हैं एक साथ, कोल्ड और वार्म, और उस वजह से बारिश होती है, उसको हम फ्रंटल प्रेसिपिटेशन कहते हैं। Cyclones migrating along a stationary front can dump heavy amounts of precipitation, resulting in significant flooding at the front। जो cyclones हैं माइग्रेटिंग अलोंग अ स्टेशनरी फ्रंट, वो काफी हेवी अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन कॉज करेंगे, रिजल्टिंग इन सिग्निफिकेंट फ्लडिंग। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कोल्ड फ्रंट। अब कोल्ड फ्रंट क्या होता है, अब मैं आपको ये बताती हूँ। सच अ फ्रंट इज फॉर्म्ड व्हेन अ कोल्ड एयर मास रिप्लेसेस अ वार्म एयर मास बाय एडवांसिंग इनटू इट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होगा कि जो वार्म एयर मास है वो रिट्रीट करेगा और जो कोल्ड एयर मास है वो आगे की ओर बढ़ेगा। कोल्ड फ्रंट मूव्स अप टू ट्वाइस एज क्विकली एज वार्म फ्रंट। एक कोल्ड हमारे कोल्ड एयर बॉडी है और एक हमारी वार्म एयर बॉडी है। जो वार्म एयर बॉडी है वो पीछे की ओर मूव करेगी, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगी, और जो कोल्ड एयर बॉडी है वो इसके अंदर घुसने की कोशिश करती है। ओके, जो इसमें वार्म एयर मास रिट्रीट करेगी, कोल्ड एयर मास जो है इट पुशेस द वार्म एयर मास। कोल्ड एयर जो है वो डेंसर है, वो सबसाइड करेगी, तो स्लोप इसमें काफी ज्यादा स्टीप होता है दोनों का। ओके, 1:50 के आसपास रेशियो हो सकता है। फास्ट मूविंग विंड्स होती है इसमें, और वायलेंट वेदर कंडीशंस हो जाती हैं, थंडरस्टॉर्म और हेवी रेनफॉल होती है। कोल्ड फ्रंट है क्या, पहले ये जानो। सच अ फ्रंट इज फॉर्म्ड व्हेन अ कोल्ड एयर मास रिप्लेसेस अ वार्म एयर मास बाय एडवांसिंग इनटू इट। कोल्ड फ्रंट मूव्स अप टू ट्वाइस एज क्विकली एज वार्म फ्रंट। वार्म फ्रंट इतनी तेजी से मूव नहीं कर रहा है, कोल्ड फ्रंट उसके ज्यादा तेजी से मूव कर रहा है। Weather along a cold front, weather along such a front depends on a narrow band of cloudiness and rainfall. Severe storms can occur, तूफान आ सकते हैं। During the summer months, thunderstorms are common in warm sector, tornadoes in USA। इनको हम tornadoes in USA में tornadoes के नाम से जानते हैं। Produce sharp changes in weather, बहुत ही जबरदस्त बदलाव आता है जलवायु में बहुत तेजी से। Temperature जो है it can drop more than 15 degrees within the first hour। कौन से बादल बनते हैं? निम्बस, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनते हैं which cause heavy showers। A cold front passes off rapidly but the weather along it is violent। ओके, ये होता है इसमें। अब देखो इसमें क्या हुआ, ये हमारा कोल्ड वाला था और ये हमारा वार्म वाला था। जो कोल्ड वाला है वो काफी तेजी से एडवांस करता है, और जो वार्म, यहाँ पर क्लियरली देखो ये हमारे कोल्ड वाले के इंडिकेशंस है ना, जो मैंने आपको बताया था ट्रायंगुलर। ओके, उसके बाद आपके क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनते हैं विच कॉज हेवी प्रेसिपिटेशन। ये इधर ये कोल्ड फ्रंट एंड वार्म फ्रंट का आपको दिखाया गया है। फिर है हमारा वार्म फ्रंट। वार्म फ्रंट इट इज अ स्लोपिंग फ्रंटल सरफेस अलोंग विच एक्टिव मूवमेंट ऑफ वार्म एयर ओवर कोल्ड एयर टेक्स प्लेस। इसमें जो कोल्ड एयर है वो एक्टिव नहीं होती है, इसमें वार्म एयर एक्टिव होती है, इसलिए हम इसको नाम दिया है हमने वार्म फ्रंट। Weather along a warm front, as the warm air moves up the slope, it condenses। जैसे कि warm air it moves up the slope, warm air lighter air है, it moves up the slope, it condenses, वो cool down हो जाएगी और rainfall cause करेगी। But जैसे कि cold front में हमने देखा कि जबरदस्त था temperature change, यहाँ पर the temperature and wind direction changes are gradual, बहुत sharp नहीं है। Such fronts cause moderate to gentle precipitation। Okay? कम वायलेंट होते हैं, स्लोप आपका 1:200 होगा। ओके, और कोल्ड एयर मास इसमें रिट्रीटिंग होता है। पैसेज ऑफ वार्म फ्रंट इज मार्क्ड बाय राइज इन टेम्परेचर, प्रेशर एंड चेंजेस इन वेदर। तो ये देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा, क्या देख रहे हैं हम, डायरेक्शन ऑफ फ्रंट, वार्म एयर ज्यादा एक्टिव है, ये कोल्ड एयर के ऊपर जाएगी, ऊपर जाने की वजह से इसका कंडेंसेशन होगा, फिर फाइनली आपकी रेनफॉल। Occluded front, occluded front क्या होता है? Occluded front, such a front is formed when a cold air mass overtakes a warm air mass and goes underneath it।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सच ए फ्रंट इज फॉर्म व्हेन अ कोल्ड एयर मास ओवरटेक, देखो कोल्ड एयर है ये वाली, ओके कोल्ड एयर, और ये हमारी वार्म एयर है। होता क्या है इसमें कि जो कोल्ड एयर है वो मूव करेगी और वार्म एयर को, ये हमारी, सॉरी मैं एक बार फिर से दिखाती हूँ आपको कि हमारे दो एयर मासेस हैं, एक हमारा कोल्ड है और एक हमारा वार्म है। जो जब ये दोनों साथ आएंगे तो जो कोल्ड एयर होती है ये पूरी तरह से वार्म एयर को डिस्प्लेस कर देगी, और जो वार्म एयर है उसको इस हद तक डिस्प्लेस कर देगी कि जो वार्म एयर है इट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द ग्राउंड, नीचे इनका सरफेस था, पूरी तरह से वार्म एयर जो है वो लिफ्ट हो जाएगी और कोल्ड एयर जो है वो इसके नीचे आ जाएगी। तो वार्म एयर ऊपर, कोल्ड एयर नीचे, इस तरह से हो जाता है ओक्लूडेड फ्रंट में। सच अ फ्रंट इज फॉर्म्ड व्हेन अ कोल्ड एयर मास ओवरटेक्स अ वार्म एयर mass and goes underneath it. Frontolysis begins with warm sector diminishing and the cold air mass completely undertakes the warm sector on ground. Thus a long and backward swinging occluded front is formed, which would be a warm front type or cold front type depending on occlusion. तो यहाँ पर ये आपको इसमें पूरे का पूरा दिखाया गया है occluded front। कैसा मौसम होता है इसमें? वेदर अलोंग एन occluded front is complex mixture of cold front type and warm front type weather. Such fronts are common in Western Europe. Formation of mid latitude cyclones involve the formation of occluded front. ठीक है, तो इसी के साथ अब ये वीडियो प्रेजेंटेशन खत्म होती है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।